अच्छा, ये सबसे पहला पेशेंट था जो आप लोगों ने देखा था, जिसमें ये मुख्तलिफ सीटी के इमेजेस थे। और इसमें जो आपको इसमें जो दो तीन फाइंडिंग्स बताने वाली थी वो ये थी कि अगर आप इसमें किडनी को देखें ना, तो एक लीजन है जो कि रिट्रोपेरिटोनियम से ओरिजिनेट कर रहा है। और रिट्रोपेरिटोनियम से ओरिजिनेट करके ये जो इसकी सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट है किडनी की, अगर आप यहाँ पे देखें ये पूरे इस खास तौर पे इस इमेज के अंदर, तो आपको आइडिया होगा कि किडनी यहाँ पड़ी हुई है, लेकिन ये सारे का सारा ट्यूमर जो है वो इससे बाहर पड़ा हुआ है। और इसने किडनी को आगे एलिवेट किया है। उसके बाद फिर किडनी की सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट भी इस लीजन ने की हुई है। उसके बाद ये मल्टीपल लार्ज लिंक नोड्स भी हैं जो कि एरोटा के साथ पैरा एरोटिक रीजन में पड़े हुए हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आप लोगों में मेजोरिटी ने इसको जो है एक रीनल मैस बनाया है। जबकि जो रीनल मैस होता है वो आपको पता है कि इस तरह जो यानी कि रेट्रोपेरिटोनियम में इतना एक्सटेंसिवली एक तो एक्सटेंड नहीं करता वो। जो रोटास्पेशिया को अगर इन्वेट कर ले तो यही काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होती है उसकी। तो इसलिए इसके अंदर आप लोगों ने जो पोस्टीरियर इस तरह के मैसेज हैं जो कि किडनी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसके डिफरेंशियल में जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल मैसेज भी आते हैं। इधर से जो ले लो। अच्छा, उसमें जो रेट्रोपेरिटोनियल मैसेज होते हैं उसके अंदर फिर ये जो केस था ये बेसिकली आपको पता है कि लिम्फोमा का केस था। और लिम्फोमा जो होता है वो रेट्रोपेरिटोनियल चूंकि ओरिजिनेट करता है, उसकी सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट किडनी की करता है, वो प्राइमरी रीनल मैस नहीं होता। क्योंकि किडनी के अंदर जो है कोई ऐसा टिश्यू नहीं है जो लिम्फोमा यानी कि किडनी का लिम्फोमा प्रोड्यूस कर सके। तो किडनी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो प्राइमरी लिम्फोमा खुद प्रोड्यूस करे। तो इसमें जब भी इन्वॉल्वमेंट होती है किडनी की वो हमेशा सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फोमा होता है जो इन्वेट करके किडनी के अंदर जाता है। और उसके बाद फिर वो उसकी करना पड़ता है। और इसमें दूसरा ये है कि जो इसमें खैर एक शायद है जिन्होंने लिम्फोमा लिखा था, मैं उनका नाम बताता हूँ आपको। नहीं, एक लिखा था उसने देखा था शायद। वो मैं एक सेकंड दीजिएगा। हाँ ये है आरसी खैर सेकेंडरी उसमें लिखा हुआ है लोगों ने कुछ ने जो मतलब इसका डिफरेंशियल था, लेकिन जो प्राइमरी था उस मेजोरिटी लोगों ने जो है वो यही लिखा था कि जो है वो रीनल ट्यूमर आरसीसी। तो इसलिए आप लोगों ने याद रखना एग्जाम में भी इस तरह के केस लगते हैं जिसमें जो लिम्फोमा होता है वो प्राइमरी डायग्नोसिस होता है और सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट है किडनी की। और इसलिए अब आप इस इमेज को अच्छी तरह याद भी कर लीजिएगा, दोबारा रिवाइज भी कर लीजिएगा कि हर ट्यूमर जो किडनी के अंदर इन्वॉल्व कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइमरी रीनल ट्यूमर ही होगा। वो बाहर का रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर विद सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट भी कर सकता है। तो और बाकी इसमें सर ने ये लिखा है कि यूएसजी गाइडेड बायोप्सी वगैरह ठीक है, उसके लिए थ्रोम्बस है, वो बाकी सारा जो है वो चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व आप कर सकते हैं। लेकिन जो ये प्राइमरी ट्यूमर था वो सारा इसके अंदर लिम्फोमा था। अच्छा, दूसरी जो इसमें स्टडी थी वो अब इसमें एक जो सबसे बड़ा इशू था इस स्टडी के अंदर वो ये था कि मेजॉरिटी लोगों ने इस स्टडी को जहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन का खाना था, तो उसमें आपने एक्सरे एब्डोमिनल, एक्सरे फ्रंटल प्रोजेक्शन, मल्टीपल इमेजेस और इस तरह की ज़्यादातर लोगों ने लिखा हुआ था। जबकि अगर आप इसमें गौर से देखें तो यहाँ पे ब्लैडर भी पूरा आउटलाइन हो रहा था और उसके साथ यहाँ पे यूरेटर्स भी पूरे के पूरे आउटलाइन हो रहे थे। तो इसमें मसला ये था कि ये बेसिकली एक आईवीयू स्टडी थी जिसके अंदर जो आपका किडनीज थी वो भी आपको ये प्लेन फिल्म थी उसकी। और ये फिर इसका पहला इमेज था जिसमें आउटलाइन होनी शुरू हुई थी किडनी। और ये इसका थोड़ा सा डिलेड था जिसमें यूरेटर्स आउटलाइन होने शुरू हो गए और साथ यूरिनरी ब्लैडर फिल होना शुरू हो गया। तो इसलिए जिसने तो इसको एक्सरे अब देखें इसमें सिंपल तीन इमेजेस लगे थे, तो ये एक्सरे एब्डोमेन नहीं था, ये आईवीयू की स्टडी थी, यानी कि इंट्रावेनस यूरोग्राफी की। और उसके अंदर फिर उसके हिसाब से इसमें स्टडी सारी पिक करनी थी। अब इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो कैल्सिफिकेशंस थी आपको नजर आने काफ़ी सारी, वो मेडुलरी डिस्ट्रीब्यूशन में थी। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या फाइंडिंग थी इस केस के अंदर कि ये जो केस था ये मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी का केस था। और मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी क्यों थी, उसकी रीज़न थी एक कि जब आप मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी का पेशेंट देखते हैं और उसका आईवीयू देखते हैं आप, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है ये कैल्सिफिकेशंस का जो साइज है ये बड़ा होता जाता है। यानी कि जैसे ही आप इंजेक्शन लेंगे तो आपको ये जो डिस्क्रीट कैल्सिफिक एरियाज पड़े हुए हैं
ये सारे के सारे बड़े होने लग पड़ेंगे साइज में। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी में जो है वो छोटे छोटे सिस्टिक एरियाज डेवलप हो जाते हैं मेडुलरी रीजन में, जिसके अंदर कैल्कुलाई बनते हैं। और आईवीयू में वो जो सिस्टिक एरियाज होते हैं वो अपने अंदर कंट्रास्ट फिल करना शुरू करते हैं, और कंट्रास्ट फिलिंग होने की वजह से वो जो कैल्कुलाई है उनका साइज अपेरेंटली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो फीचर है ये मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी को डिफ्रेंशिएट करता है बाकी दोनों कॉजेस ऑफ मेडुलरी नेफ्रोकैल्सिनोसिस से, जिसके अंदर एक हाइपरपैराथायराइडिज्म है और एक रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 होती है शायद इसके अंदर। तो आरटीए टाइप 2 है मेरे ख्याल से, मैं देख लेता हूँ कंफर्म कर रहा था। लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी वो ये थी कि जिस तरह आईवीयू में आया तो ये जो सारे के सारे कैलकुलाई थे ये सारे के सारे आपको बड़े बड़े नजर आने शुरू हो गए एज कम्पेयर टू प्रीवियस इमेज के। तो ये आपने बात याद रखनी है कि अगर आप आईवीयू की स्टडी देख रहे हैं मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी की, और वो जैसे कंट्रास्ट लगा और वो कैल्सिफिकेशनों की जो जहाँ पे एक्सपेक्टेड कैलकुलाए थे वो साइजेस बड़े होने शुरू हो गए क्योंकि उसके अंदर कंट्रास्ट उन्हीं सिस्ट्स के अंदर आके क्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो आप इस वक्त फिर वो मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी से डील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना आरटीए में और ना जो ये आपका हाइपर पैराथायराइडिज्म में ये फीचर नहीं आता, क्योंकि वहां पे जहाँ कैल्सिफिकेशन होती है वो साइज सिस्टिक एरियाज नहीं होते, सिर्फ मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी में ये एरियाज होते हैं। तो प्रॉब्लम ये हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि चूंकि आप लोगों ने इस फैक्ट को नोट नहीं किया तो सब लोगों ने जो प्रिंसिपल डायग्नोसिस था वो मेडुलरी नेफ्रोकैल्सिनोसिस लिख दिया, जबकि जो मेडुलरी नेफ्रोकैल्सिनोसिस था वो इसकी इंटरप्रिटेशन में आना था। और इसके इंटरप्रिटेशन में दूसरी चीज ये आनी थी कि ऑन आईवीयू डिलेड इमेजेस the size of the expected locations of the calculi has increased। तो इसकी वजह से giving the differential primary diagnosis of medullary sponge kidney। तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि फिर मेजॉरिटी लोगों ने चूंकि इसके अंदर मेडुलरी नेफ्रोकैल्सिनोसिस को लिखा है और उसके बाद मेडुलरी जो स्पॉन्ज किडनी है उसको डिफरेंशियल में डाला गया। तो इसलिए अगर आपको ये फाइंडिंग्स मिलें तो इसमें आपने फिर मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी को लिखना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत से कम लोगों ने, मतलब खैर कुछ लोगों ने तो लिखा है कि इसको आईवीयू स्टडी के तौर पर डिटेक्ट किया, बहुत सारे लोगों ने इसको सिंपल एक्सरे केयूबी कह के तो इसको फारिग कर दिया। और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि आपने स्टडी को प्रॉपरली देखा ही नहीं, आपने स्टडी को प्रॉपरली इवेल्युएट ही नहीं किया, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम। और दूसरी इसमें फाइंडिंग ये लिखनी थी कि चूंकि मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी जो है वो हाईली एसोसिएटेड होती है विद कैलकुलाई फॉर्मेशन, क्योंकि वो जो कैलकुलस बने होते हैं वो ब्रेक कर करके अंदर गिरते हैं और फिर ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपने ये भी जरूर कमेंट करना था कि आईवीयू की जो फिल्म है वो नॉर्मल है और उसमें तो कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह का एलिमेंट नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो एक और चीज़ जो आपने इसमें ऐड ऑन करनी थी आईवीयू के अंदर, वो और किया था इसमें, बस ये चीज़ें आपने लिखनी थी सारी की सारी। और उसके बाद एक और थी आपकी फाइंडिंग, हाँ मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी के बारे में दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बतानी जरूरी है। एक, मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी बायलैटरल भी हो सकती है, यूनिलैटरल भी हो सकती है और फोकल भी हो सकती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको बायलैटरल दोनों साइडों में किडनी पे कैल्सिफिकेशन मेडुलरी रीजन नजर आए तो आप मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी कहेंगे। ये मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी बायलैटरल, यूनिलैटरल और यूनिफोकल, यानी एक साइड के ऊपर वाले पोल में नीचे वाले पोल, इस तरह भी एग्जिस्ट करती है एक। और दूसरी ये कि मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी की जो एसोसिएशन है वो आपकी दो चीज़ों के साथ भी है, एक तो कैरोलिस डिजीज के साथ और दूसरी हेमी हाइपरट्रॉफी के साथ। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें भी आपने याद रखनी है कि इसकी कई बार पेशेंट वो प्रेजेंट हो जाता है जो कि हेपेटिक सिस्ट के साथ होता है, और जैसे ही आप किडनी की तरफ देखते हैं तो आपको वहाँ पे कैल्सिफिकेशन नजर आती हैं, तो फिर वो जो पेशेंट है वो भी मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी का है, क्योंकि मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी की एसोसिएशन विद कैरोलिस डिजीज काफी सिग्निफिकेंट है। और एग्जाम में नॉर्मली इस तरह आती है कि वो किसी एसोसिएशन के साथ दिखा देते हैं ताकि आप मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी को याद रखें। और इस केस को आपने जरूर रिवाइज करना है, क्योंकि आईवीयू अगर वो मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी का लगाएंगे तो उसकी पैथोगनोमिक फाइंडिंग है कि वो कैल्सिफिकेशन का साइज इंक्रीज करेगा। कैल्सिफिकेशन का साइज इंक्रीज नहीं करेगा, वो हाइपरडेंस एरिया का साइज इंक्रीज करेगा जिसमें कैल्सिफिकेशन और वो कंट्रास्ट जमा होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी तकरीबन मार्जिन पे तो पास हैं आप लोग, लेकिन बहुत अच्छे नंबर किसी ने लिए इसके अंदर। उसके बाद ये एक पेशेंट था और इस पेशेंट में सबसे कमाल ये था कि किसी ने स्टडी को पहले जज ही नहीं किया कि ये स्टडी लगी क्या हुई है। और जब आप इस स्टडी को जज नहीं करेंगे कि ये स्टडी क्या लगी हुई है तो फिर वही होगा जो इस केस में आप लोगों के साथ हुआ था कि कोई बंदा भी शायद इसमें ठीक नहीं हुआ। उसकी रीज़न
कि आप लोगों का ख्याल था कि ये सिस्टोग्राम है या वॉइडिंग सिस्टोग्राम है, सिस्टोयूरिथ्रोग्राम है, एमसीयूजी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जो है ये आईवीपी की स्टडी है, सिंपल आईवीपी की एक फिल्म है। अब आप बताएंगे, अब अगर आप लोगों को इसको क्यों, इसमें किडनी के शेडोज बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, देखिए किडनी पूरे का पूरा ओपेसिफाई हुआ पड़ा है, इस साइड में भी किडनी ओपेसिफाई हुआ पड़ा है। तो इसलिए जब तक आपको ये इस तरह की फिल्म लगे और दोनों साइडों में आपको यूरेटर और किडनीज के अगर पोल नजर आ रहे हैं, तो ये कैसे आइडिया हो गया कि ये सिर्फ वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम है, ना तो इसका कोई यूरिन का वो कोई कर रहा है या कोई इस तरह का वॉइड कर रहा है कि जिससे आप लोगों को आइडिया मिले। आप लोगों ने इसको बाय रिफ्लेक्सली ये सोचा कि ये जी जो है ना उसकी फिल्म है एमसीयूजी की, और आपने एमसीयूजी के हिसाब से फाइंडिंग लिखनी शुरू करने के, इधर भी रिफ्लेक्स चला गया, उधर भी रिफ्लेक्स चला गया, जबकि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ब्लैडर में डेंस होता ही होता है ना कंट्रास्ट, जब कंट्रास्ट जमा आके ब्लैडर में होना है, तो वो तो आईबीयू की फिल्म जो लेट लास्ट फिल्म होती है उसमें जब कंट्रास्ट निकल के सारा ब्लैडर में आ जाता है, तो उसके बाद कंट्रास्ट ब्लैडर में ही डेंस होना है, और उसके अलावा उसने कहाँ डेंस होना है। जी, आईबीयू है ना, तो आईबीयू किसने लिखा है? एक मिनट है ना, मेरे ख्याल से एक ने लिखा, हाँ ये डॉक्टर मैमूना ने लिखा है सिर्फ। और उसमें भी उन्होंने साथ आगे आईबीयू लिखने के बाद विजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स लिख दिया, उसके बाद और देखते हैं आईबीयू किसने लिखा, डॉक्टर बीनिश ने लिखा है, उन्होंने हाइड्रोनेफ्रो यूरिटर, चलें ये फिर भी बेहतर है। और उसके बाद सिस्टोग्राफिक स्टडी नहीं, एक्स आई व्यू अहमद हसन ने लिखा है, राइट साइडेड विजाइको यूरिटैरिक रिफ्लक्स ग्रेड 4, ये फिर भी बेहतर है इनका माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद फिर डॉक्टर साइज ने भी लिखा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें मुझे समझ नहीं आई कि आप लोगों ने जब ये स्टडी हुई है आईवीयू, तो आप लोगों ने इसमें रिफ्लक्स कैसे बना लिया? यानी कि कंट्रास्ट में तो इधर से आना ही आना है ना दोनों साइडों से, मतलब आईवीयू आपने इंजेक्शन दिया और उसके बाद लिखने के बाद क्या हुआ कि जो कंट्रास्ट था वो किडनीज में कॉन्सेंट्रेट हुआ और कंट्रास्ट ने किडनीज में निकल के आ जाना है। अब सपोज करें एडल्ट पेशेंट का मैं आपको आईवीयू दिखाऊं, उसमें क्या होगा कि कंट्रास्ट पहले किडनीज में कॉन्सेंट्रेट होगा, फिर यूरिटर के थ्रू नीचे आ जाएगा। तब आप उसमें कैसे यानी कमेंट कर सकते हैं कि जाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स है ये तो नॉर्मल फ्लो है ना उसका कंट्रास्ट का। तो इसमें भी ये दोनों साइडों में नॉर्मल फ्लो है कंट्रास्ट का, सिर्फ फर्क ये है कि जो राइट साइड का यूरिटर है वो डायलेटेड है। ठीक है, इसमें कहीं पे भी कंट्रास्ट आप कमेंट ही नहीं कर सकते। आप कैसे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रास्ट में तो ऊपर से नीचे आना ही आना है। आप कंट्रास्ट तब रिकमेंड या कंटेंट या डिस्क्राइब करेंगे जिस वक्त जो है वो स्टडी विजाइको यूरिटेरिक, आपने लिखा सारों ने था, लेकिन सारों ने उसके साथ बी यू आर लिखा हुआ है। आप खुद बताएं कि आईबीयू में बी यू आर कैसे डिटेक्ट हो सकता है कि भाई जहाँ पे कंट्रास्ट तो पहले ऊपर से नीचे आ रहा है, आपको कैसे पता है कि नीचे से ऊपर गया या ऊपर से नीचे आया? ऊपर से नीचे तो आना ही आना है, दोनों साइडों पे आना है। तो इसलिए इसके अंदर जो जिन और हुआ भी यही है मसला कि किसी ने ये नहीं सोचा कि जो है ये कंट्रास्ट जो है स्टेसिस भी हो सकती है, कि कंट्रास्ट आईवीयू के थ्रू आ रहा है और ऊपर से नीचे तो कंट्रास्ट ने आना ही आना है। तो हम वीयूआर पे कैसे कमेंट करें? वीयूआर पे कमेंट करने के लिए क्या जरूरी है कि आपकी स्टडी जो है वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम हो। और वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम में ये होगा कि कंट्रास्ट आपका जब वो पेशेंट वॉइड करता है तो ऊपर जाता है और वो फिर रिफ्लेक्स करता है, फिर सारा कुछ होता है। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ जो मेगा यूरेटर या जो मगैलो यूरेटर जिसको कहते हैं आप, वो राइट साइड पे मगैलो यूरेटर का पेशेंट है ये, और उसके अलावा इसमें कोई भी मसला नहीं है। लेफ्ट किडनी जो है वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से वो है ऑपोजिट या मेरे ख्याल से की हुई है, यानी कि बैक से किया हुआ इन्होंने। एपी तो खैर ये राइट ही बनती है, ये लेफ्ट ही बनता है अगर एपी है तो खैर बहरहाल ये जो इसमें ये सारे का सारा है। इसमें प्रॉब्लम वही है कि ये जो पेशेंट है उसमें मगैलो यूरेटर है, और या ये यूरेटर डायलेटेड है, और उसकी वजह से जो है सारे का सारा कंट्रास्ट की स्टेसिस हुई है। तो अब इस वजह से क्या हुआ कि आप लोगों ने चूंकि इसको जिसने डिटेक्ट किया सिस्टोग्राम, वो तो वैसे ही गलत हो गए सारे। उसके बाद जिसने उसको आईवीपी किया उन्होंने आईवीपी जरूर डिटेक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या किया उन्होंने उसमें रिफ्लेक्स डाल दिया। तो आईवीपी के अंदर कभी भी आप लोगों ने रिफ्लक्स पे कमेंट नहीं करना। कंट्रास्ट ने ऊपर से नीचे नेचुरली आना है, उसमें आपको कैसे पता है कि नीचे से ऊपर चला गया कंट्रास्ट? वो तो ऊपर से नीचे आ रहा है और वो नेचुरल है। तो इसलिए आईवीपी के अंदर कभी भी किसी बंदे ने इसमें रिफ्लक्स को नहीं कमेंट करना, रिफ्लक्स नहीं डिटेक्ट कर सकते आप आईवीपी की फिल्म में। हाँ, एमसीयूजी मैट्रिक्स रेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम के अंदर आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें किडनीज ओपेसिफाई कभी भी नहीं होती, उसमें कंट्रास्ट ऊपर से नीचे आ ही नहीं रहा होता है। तो इसलिए अगर कंट्रास्ट ऊपर गया है तो वो नीचे से ही ऊपर गया है। तो इसलिए इस केस में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक शायद बंदा पास है जिसने राइट मेगा यूरिटर लिखा हुआ है। हाँ जी, ये डॉक्टर आलिया हैदर, इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक
और फिर मैं देखता हूँ हाइड्रो नेफ्रोयूरेटर चले, नहीं ये भी चले डॉक्टर बीरीश का भी कर देते हैं, पूरा पूरा है। और बाकी तो किसी ने भी, हाँ ये एक और भी है डॉक्टर यशरा, इन्होंने भी ठीक लिखा है। और इन्होंने सिस्टोग्राम इमेज लेकिन लिख दिया अनफॉर्चुनेटली। तो चूंकि सिस्टोग्राम इमेज नहीं है और इसको आईवीयू का कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर था, तो इसलिए जो है, लेकिन फिर भी चलें, ये भी ठीक है। तो चलें, मतलब ये है कि दो तीन लोग ही इसको सही पिक कर सके हैं, और बाकी सारे लोगों के लिए ये बड़ा मतलब क्या कहते हैं, संजीदा सोच का वक्त है कि भाई जो है आईबीपी, आईवीयू, सिस्टोग्राम, इन फिल्मों को लदा करना सीखें, ताकि जो है ना एग्जाम में आप वैसे ही कंफ्यूजन स्टेट में होंगे, तो उस वक्त अगर आप इस फिल्म को जो है रिफ्लेक्स बना देंगे, तो ऑल टुगेदर आप पूरे का पूरा केस गलत कर देंगे, क्योंकि ना तो आपसे फिर फिल्म पिक हुई और ना आपसे सही फाइंडिंग पिक हुई, क्योंकि आईबीपी में रिफ्लक्स नहीं होगा, ये याद रखना आपने, एक टेक होम मैसेज है इस केस का। अच्छा जी, अगला पेशेंट था जो आपका केस 4 था, जेनेटो यूरिनरी केस 4, और उसके अंदर जो है ना फिर, जी नहीं, ये सिस्टोग्राम नहीं है, ये आईबीपी की फिल्म है। सिस्टोग्राम इसको नहीं कहेंगे, सिस्टोग्राम आप तब कहते हैं जब आप सिर्फ ब्लैडर के लिए आप उसके लिए उसके अंदर इंजेक्ट करके करते हैं, उसमें एक सिस्टोग्राम की फिल्म करते हैं, लेकिन आप आईबीपी सिस्टोग्राम तो लिख सकते हैं, लेकिन ये दूसरे वाला नहीं लिख सकते बिल्कुल भी सिस्टोग्राम। अच्छा जी, अब इसमें क्या था, इसमें एक लीजन पड़ा हुआ था जो कि राइट किडनी के एंटीरियर साइड से आ रहा था, और मल्टी सिस्टिक सा एरिया था जो कि राइट किडनी के जो एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पोल था, मिड पोल था, वहां से ओरिजिनेट कर रहा था, और मल्टीपल इसमें इन्हांसिंग एरियाज थे। और जो ये सारे के सारे एरियाज थे, ये टिपिकल पिक्चर है मल्टीसिस्टिक नेफ्रोमा की, जो कि इस तरह का मल्टीलॉकुलर मल्टीलॉकुलेटेड सा, यानी कि मल्टीसिस्टिक सा ट्यूमर होता है। और ये इसीलिए लगाया गया था कि इसको आप लोगों ने, क्योंकि इसमें आपके पास जो डिफरेंशियल थे वो सिस्टिक आरसीसी था, तो इसलिए इसमें जिन लोगों ने इसको बॉस्निक टाइप 3, टाइप 4 टाइप लिखने की कोशिश की है, तो उसमें मैं ऐसा बताता हूँ आपको कि बॉस्निक टाइप 3 जो, या बॉस्निक टाइप 2 जो है, या टाइप 4 जो है, वो इंटरप्रिटेशन में आपने देनी है। जब आप डायग्नोसिस है, वो आपका डायग्नोसिस नहीं होता किसी भी तरह के आप बॉस्निक को डायग्नोसिस में डाल दें। उसकी रीज़न ये है कि जो आपका बॉस्निक है, उस तरह आपने जहाँ पे डायग्नोसिस है वहाँ पे इसके ट्यूमर का टाइप लिखें। तो अगर चले आपको हाइड्रेटेड लग रहा था, या आपको ऑन्कोसाइटोमा लग रहा था, जो भी लग रहा था, आपके प्रिंसिपल डायग्नोसिस में वो आना चाहिए, ना कि बॉस्निक सिस्ट। बॉस्निक सिस्ट जो है वो आपकी इंटरप्रिटेशन में आप जरूर दे सकते हैं कि सिस्ट है, इनहांसिंग सेप्टा है, ये सारा कुछ है, तो बॉस्निक टाइप 3, लेकिन द इवेंचुअल तो आपने उसमें लिखना था, अपने जो आपकी फाइंडिंग थी, तो उसमें आपने इसको लाजमी मल्टी लॉकुलर सिस्टिक नेफ्रोमा, और ये याद रखें कि मल्टी लॉकुलर सिस्टिक नेफ्रोमा आपको इसी तरह का नजर आता है, ये देखिए जिस तरह का ये ट्यूमर पड़ा हुआ है, और इस तरह के ट्यूमर्स को ना तो अपने एब्सेस बनाना है, ना आपने इसको कोई और चीज पे लेके जाना है, ये सिंपल सिंपल दो ही डिफरेंशियल आएंगे, नंबर 1 मल्टी लॉकुलर सिस्टिक नेफ्रोमा, नंबर 2 सिस्टिक आरसीसी। लेकिन वैसे मैं बताया था आपको, सिस्टिक आरसीसी ऐसा मैंने तो नहीं देखा आज तक, लेकिन फिर भी जो अगर आपको इस तरह का ट्यूमर नजर आए, तो पहले नंबर पे मल्टीलोकुलर सिस्टिक नेफ्रोमा को जरूर याद रखें। तो अब हम देखते हैं इसमें डॉक्टर बदिया ने ठीक लिखा है, और उसके बाद फिर हाँ ये अब्दुल्ला अली अदनान ने ठीक लिखा है, बिल्कुल सही है इनका। उसके बाद फिर नमरा फातिमा ने ठीक लिखा है, राइट सिस्टिक नेफ्रोमा नहीं, मल्टीलोकुलर सिस्टिक नेफ्रोमा पूरा लिखना है। और राइट मल्टीलोकुलर जैगम ने ठीक लिखा है, फिर इशत राजिया ने ठीक लिखा है। हाइड्रेटेड सिस्ट ऐसी नहीं होती है, अगर वो आपको देंगे ना हाइड्रेटेड सिस्ट, उसके साथ कोई ना कोई और निशानी होगी, और इवन कि अगर आपको हाइड्रेटेड सिस्ट लग रही थी, तो फिर आप इसको उसकी याद रखें कि सेप्टा कभी भी इन्हांस नहीं करते होते, जो आपकी है ना ये हाइड्रेटेड, तो इसलिए अगर आप लोगों ने हाइड्रेटेड सिस्ट लिखी है, तो मैं देखता हूँ उसके अंदर आप लोगों ने डिफरेंशियल में उसकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, विद इंटरनल एनहांसिंग सेप्टा लिखा हुआ है आपने। तो अब उसमें देखें, अभी इंटरनल एनहांसिंग सेप्टा के साथ तो हाइड्रेटेड सिस्ट वैसे ही नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी जो सेप्टे हैं वो कभी भी वेस्कुलर नहीं होते, वो एनहांस नहीं करते होते। और बाकी भी तो इन्होंने पेंक्रियास का भी ट्यूमर बनाया, लेकिन पेंक्रियास का नहीं है, ज़्यादा ना किडनी का लग रहा है, तो इसलिए आप बेहतर है कि इसको किडनी में ही डालें। तो ये वैसे आप लोगों को चले वो क्या कहते हैं, रिवाइज कर लिया आप लोगों ने कि मल्टीलोकुलर सिस्टिक नेफ्रोमा किस तरह का नजर आता है। अच्छा, ये एक पेशेंट था, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें इस इमेज के अंदर इसका ब्लैडर बिल्कुल क्लियर था,
जहाँ भी ब्लैडर का बेस था वहां पे ये ट्यूमर स्टार्ट हो रहा था, और बहुत एक्सेसिवली लार्ज ट्यूमर था, जो कि प्रोस्टेट का ट्यूमर था इस पेशेंट में। और वो जो था बेसिकली यंग मेल पेशेंट था। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ये एम्ब्रियोनल रेप्टोमायोसार्कोमा ऑफ प्रोस्टेट जो है, या जो पेल्विक रीजन के रेप्टोमायोसार्कोमा काफ़ी क्या कहते हैं फ्रीक्वेंट है। और लेकिन इसमें जो चीज़ फाइंड करनी थी या जो बतानी थी वो ये था कि प्रोस्टेटिक ट्यूमर है। तो जिसने तो प्रोस्टेटिक ट्यूमर बताया तो वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिन्होंने क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर का बताया, वो वैसे बता देता हूँ कि यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था, उसमें यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और बाकी जो हाइड्रेटेड वगैरह ये वो, या जो सॉरी डर्मोइड वगैरह, वो भी ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये तो सारे का सारा बेस ऑफ उसमें ट्यूमर था, और ये नीचे तक चलता जा रहा था। अगर आप यहाँ तक देखें ना, ये पूरे के पूरे आखिरी स्लाइसेस तक ट्यूमर था। तो मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा था कि जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन होती है, उसमें भी जो एम्ब्रियोनल रेप्टोमायोसार्कोमास होते हैं, वो प्रोस्टेट के भी हो सकते हैं, सेमिनल वेसिकल के भी हो सकते हैं, किसी भी जगह से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो रेप्टोमायोसार्कोमा है वो आपको मेसेंकाइमल ट्यूमर्स है, और वो किसी भी जगह से ओरिजिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए, और जो ये रेप्टोमायोसार्कोमास ऑफ जो पेल्विस है, ये pretty कॉमन है, और हमारी पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन है जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, इस पॉपुलेशन में भी पेल्विस के जो रेप्टोमायोसार्कोमास हैं वो काफ़ी कॉमन है। तो अब इसमें रेक्टल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो रेक्टम था वो पीछे आपको लदा नजर आ रहा था इसमें, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको ये रेक्टम बिल्कुल लदा पड़ा हुआ था, बैक पे सेक्रम से आगे ये रेक्टम था। और ये जो था ये सारे का सारा उससे आगे प्रोस्टेट का मैच था। तो इसमें बीपीएच नहीं था, बीपीएच इरेगुलर होता है और इतना लार्ज नहीं होता। और दूसरा ये था कि प्रोस्टेटिक मैथ जिन जिन लोगों ने लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब उसमें चले आपको ये तो है कि आइडेंटिफाई कर लिया कि है कहाँ। मैथ्स नहीं थे इसमें। लेफ्ट इंटरनल यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, इस जगह पे ये जो जगह आ रही है नजर, तो इस जगह पे ना लिम्फेडिनोपैथी जरूर पड़ी थी इंटरनल आइलिक ग्रुप के अंदर। यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, तो ये इसकी मेलिग्नेंसी होने की एक और निशानी थी। तो इसलिए बीपीएच में नॉर्मली कभी भी लिम्फेडिनोपैथी इस तरह आपको नजर नहीं आती। इसमें पूरी की पूरी लेफ्ट इंटरनल चेन के अंदर ये यहाँ पे ये सारे के सारे मल्टीपल लार्ज लिम्फ नोड्स पड़े हुए थे। तो इस वजह से ये जो था बेसिकली प्रोस्टैटिक रेप्टोमायोसार्कोमा का पेशेंट था, विद सेकेंडरी नॉट मेटास्टेसिस बट लिम्फेडिनो सॉरी लिम्फेडिनोपैथी। हाँ जी। जैसे अगले वाला पेशेंट था, ये जो पेशेंट है ये आप लोगों को बताता हूँ, ये कई दफा दिखाते हैं इसमें एग्जाम में। और इसमें क्या था कि जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा था इसके अंदर ये एक सारी इरेगुलरिटी सी पड़ी हुई थी। और अगर आपको पोस्टीरियर जो यूरिथ्रा है उसके अंदर इस तरह के लोबुलेटेड सा लीजन मिले, तो मोस्ट लाइकली जो क्या होता है फाइब्रस पॉलिप ऑफ यूरिथ्रा होते हैं। तो ये आप लोगों को इसलिए दिखाया गया था कि इसमें भी ये भी पेशेंट आपके पास एक दो रखे हुए हैं उन्होंने एग्जाम में दिखाने के लिए, कि जिसमें पोस्टीरियर यूरेथ्रा के मैसेज जो हैं उनके ऊपर भी आपकी जो है वो होनी चाहिए। इसमें आगे बाकी जो डिफरेंशियल्स हैं वो साथ लिखे हुए हैं उन्होंने, कि यूरेथ्रल पॉलिप हो सकता है जो कि इस कंडीशन में था। उसके अलावा जो था, उसके अलावा सॉरी, उसके बाद फिर एक मिनट, अच्छा उसके बाद फिर आपके पास इसमें अ, ये कॉन्डिलोमेटा एक्यूमेनाटा, ये जो होता है ये फंगल जो सॉरी वो जो वायरल इंफेक्शन होती है वो है। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इनमें, और ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा इसमें क्या होता है, इसमें रेगुलरिटी ज़्यादा होती है, इसमें इतनी स्मूथ मार्जिन नहीं होते। और एडिनो कार्सिनोमा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ ग्लैंडुलर टिश्यू भी होता है, तो इसलिए। लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो पोस्टीरियर यूरेथ्रल मैसेज हैं जिसकी वजह से ये रेगुलरिटी आ रही है और बड़ी लोबुलेटेड सी रेगुलरिटी आ रही है, तो इसमें फाइब्रस पॉलिप ऑफ यूरेथ्रा को भी आपने कंसिडर करना है इस तरह के पेशेंट्स के अंदर, की जिसमें ये सारी की सारी रेगुलरिटी आ रही होती है। और ये चूंकि हमने देखा होगा कि ये ब्लैडर फेल है, तो ये जो था ये कौन सी स्टडी थी, ये बीसीयूजी थी, वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम की, जिसमें ब्लैडर फिल करके तो आप उससे, क्योंकि पोस्टीरियर यूरेथ्रा की वैल्यूएशन जो होती है वो नॉर्मली आपको पता है कि वॉइडिंग के साथ होती है, जबकि इंटीरियर यूरेथ्रा की जो है वो वॉइडिंग के साथ नहीं होती, उसमें स्टैंडिंग यूरेथ्रोग्राम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंटीरियर यूरेथ्रा की वैल्यूएशन है, अगर आपको इंटीरियर यूरेथ्रा का प्रॉब्लम दिखाना है ना, तो वो आपको सेंडिंग यूरेथ्रोग्राम दिखाएंगे जिसमें ब्लैडर फिल नहीं होता। और उसमें जब वो कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं तो आपको कंट्रास्ट पूरा जाता नजर आ रहा होता है। जबकि जो अगर पोस्टीरियर यूरेथ्रा की इवैल्यूएशन है तो फिर वॉइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम करेंगे, चाहे वो अडल्ट पेशेंट भी है। और उसकी रीज़न क्या है कि उसमें जो वॉइडिंग के साथ आपका पोस्टीरियर यूरेथ्रा जो है वो क्लियर होता है।
इसमें ये वाइडिंग यूरिथ्रोग्राम था जिसमें ये थोड़ा सा नर्विंग थी, सेकेंडरी ड्यू टू फाइब्रस पॉलिप ऑफ यूरिथ्रा। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा था 7 नंबर था। इसमें बेसिकली जो फाइंडिंग थी वो यही थी कि जो पेशेंट था ना इसमें दो वो यानी कि जो जो इसकी विजाइनल कैनाल थी ना उसमें सेप्टम यानी कि उसकी वो भी सेप्टेटेड थी। यहाँ से अगर आप देखें ना इस जगह पे, तो ये जो इसकी विजाइनल कैनाल थी उसके अंदर भी सेप्टा चलता जा रहा था। तो इस वजह से जो था वो ये जो पेशेंट था ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप इसमें विजाइनल कैनाल के अंदर देखें ना तो ये भी दो यानी कि सॉर्ट ऑफ दरम्यान में सेप्टा करके उसको सेपरेट किए होते थे। इसमें एक असूल याद रखें, जो डायडेल्फिस यूट्रस होती है उसमें जो है ना आपको डाइवर्जेंट यूट्राइन हॉर्न और साथ जो है वो जो विजाइनल कैनाल्स हैं वो भी आपको सेपरेट नजर आती है। तो इसलिए इसमें जो जबकि जो दूसरा होता है बाइकॉर्नोइड उसमें सेप्टा नॉर्मली नहीं होता विजाइनल कैनाल के अंदर और वो विजाइनल कैनाल एक नजर आती है। तो आइडियली इसका तरीका ये है कि अगर आपने इसको वैल्यूएट करना हो तो आप पहले विजाइनल कैनाल को फोकस कर लें कि यहाँ पे सेपरेशन है या नहीं। अगर तो सेपरेशन विजाइनल कैनाल में नजर आ गई ना फिर आपको यूट्रस यूट्रस देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि फिर वो डायडेल्फिस ही है। और अगर आपको नजर नहीं आई और तो फिर चांसेस ज़्यादा ये हैं कि वो आपको बाइकॉर्नोइड यूट्रस दिखाना चाह रही है। एग्जाम में अगर आप सिर्फ इतना ही जज कर लेना तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बाकी जो है वो बाइकॉर्नोइड होता है वो बाय कॉलिस भी हो सकता है, सारी बात है। तो इसलिए सर्विक्स के भी आप कहीं पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। उस वक्त इतना दिमाग नहीं होता कि आप एंगल से इतना कैलकुलेट कर सकें। तो आइडियल ये होता है कि उसमें फिर आप यानी कि और वो इतना उन्होंने आप लोगों को एडवांटेज दिया होता है कि जो है ना अगर सर्विक्स जो है वो वजाना सेपरेटेड है तो दिस मीन्स कि इट्स गोइंग टू बी मोर लाइक ए डायडेल्फिस यूट्रस। ठीक है, तो ये डायडेल्फिस यूट्रस था। और कुछ लोगों ने इसमें बाइकार्नोइड दिखा था, कुछ ने इसमें वो दिया था, लेकिन इसमें जो कैच था वो वेजाइनल डुप्लीकेशन थी यहाँ पे जो आपको इस इमेज में नजर आ रही थी। तो इस अगला जो पेशेंट था वो केस नंबर 8 था। और इसमें जो क्या था आपके लिए कि ये एक इंटरेस्टिंग केस था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के इसमें पहले प्लेन इमेज दिखाया गया था और प्लेन इमेज में इसका कैच था वो ये था कि इसमें जो ये जो नॉन कंट्रास्ट किडनी थी और तो उसके अंदर भी उससे लो एक एरियाज पड़े हुए थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि मतलब ये रिलेटिवली लेस देन वाटर थे। मतलब यानी कि ये जो एरियाज थे अगर आपको नॉन कंट्रास्ट में भी लो नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाकई लो है। लो वाकई लो से मुराद ये है कि ये वाटर से भी शायद कम ही है थोड़े से। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि अगर आप इसको देख रहे हैं उसमें फिर ये था कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर यही था कि आप इसमें एक मिनट ये देखें। अच्छा, इसमें भी ये सारे के सारे एरियाज थे, फिर उसके साथ ये सारे हाइपोटेंस एरियाज में आते ये नॉन कंट्रास्ट में थे। उसमें अगर पोस्ट कंट्रास्ट जो स्टडीज थी उसके अंदर भी जो थी वो आपको नजर। अच्छा, और दूसरा ये जो पेशेंट था इसमें भी आपने देखा था कि ये इसकी जो ये राइट साइड ये वाली थी जहाँ पे ये सारा डिस्टॉर्टेड था, इसमें मल्टीपल नॉन फंक्शनिंग एरियाज थे। जो इसकी लेफ्ट साइड थी ये बैक से लिया हुआ इमेज तो इसलिए उल्टी साइड नजर आ रही है हमें। ये राइट साइड है इसकी, ये जो इस साइड पे जो खराब हुई पड़ी है तो ये भी सारी की सारी आपको नॉन फंक्शनिंग एरियाज दिखा रहे थे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी ये फेवर कर रही थी ज़ेंथोग्रानुलोमेटोस पाइलोनेफ्राइटिस को। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों को ना फिक्सेट किया हुआ है इन लोगों ने कि काफ़ी बड़ा सारा कैलकुलस होगा और वो ज़ेंथोग्रानुलोमेटोस पाइलोनेफ्राइटिस करेगा। लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि अगर आपकी डिफरेंशियल में ज़ेंथोग्रानुलोमेटोस पाइलोनेफ्राइटिस आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा सारा कोई कैलकुलस फंसा होगा और वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होगा और वो हाइड्रोनेफ्रोसिस कर रहा होगा और उसके साथ ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि ये भी तो क्लियर ही नहीं है कि ज़ेंथोग्रानुलोमेटोस पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से कैलकुलस होता है या कैलकुलस की वजह से ज़ेंथोग्रानुलोमेटोस पाइलोनेफ्राइटिस होता है। इसलिए अगर आपको इसके साथ छोटा सा भी कैलकुलस नजर आ जाए, जिस तरह कि इसमें भी एक जगह दो जगह पे पड़ा हुआ था कैलकुलस, कहाँ पड़े हुए थे कैलकुलस में पड़े थे। अच्छा, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें था सही कैलकुलस की मैं देखे थे। अच्छा खैर, अगर हाँ ये पड़ा, सॉरी ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कैलकुलस नजर आ रहा है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने जहन से वो वाली पिक्चर जो एक टिपिकल आप सोचते हैं ना कि ऐसा बड़ी सारी किडनी होगी, इतना बड़ा सारा कैलकुलस होगा और उसमें सारा यानी कि सिस्टम बनाया हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिंपल छोटे से कैलकुलस उसके साथ हो भी सकते हैं और इवन कि अगर नहीं भी हैं और आपको इस तरह की किडनी नजर आ रही है जिसमें मल्टीपल हाइपोडेंस एरियाज हैं ऑन नॉन कंट्रास्ट इमेजेस एंड विद
जारी बात है फिर adjacent inflammatory changes and enlargement of that side of the kidney. So ये xanthogramatosplenophrenitis जिसमें वो मैक्रोफेजेस और ये वो सारे आके डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो किडनी इनलार्ज होनी शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली xanthogramatosplenophrenitis का पेशेंट था, और इसमें भी माशाल्लाह ये है कि काफ़ी सारे लोगों ने इसको पिक तो किया है, लेकिन बहुत सारों ने नहीं पिक किया। मेरा ख्याल है कि एक डॉक्टर सैगम ने किया है, फिर एक डॉक्टर इशद राजी ने किया है, फिर एक डॉक्टर शाहजीना ने किया है, फिर एक अहमद हसन ने भी किया है, वेरी गुड, और बस इन लोगों ने किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। तो इसलिए जो है ना, बाकी मैं सेकेंडरी डिफरेंशियल में नहीं देख रहा, लेकिन प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। तो आप ये देखेंगे ये सिंपल पेशेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इसलिए इसको काम खराब किया है कि आप लोगों ने कैलकुलस बड़ा सारा एक्सपेक्ट किया और वो नहीं मिला, तो इस वजह से हमने बाकी सारी फाइंडिंग्स अपनी डिस्कार्ड कर दी और आपने इसको मैथ्स एफएसएस इस साइड उस साइड पे ले गए हैं। तो ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने बिल्कुल बेफिक्र हो गए, जब आपको सारी फाइंडिंग्स मिल रही हो ना, तो आपने उसी तरह ही इसको जो है वो कर देना है। अच्छा जी। मेरे ख्याल से जो एक सेप्टम का कह रहे हैं, तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें ना देखना, तो यहीं से ये जो इसका विजाइनल कैनाल का अपर पार्ट है ना, वहां से ये सेप्टम अंदर नीचे एक्सटेंड कर रहा है, ये सर्विक्स के बाद फिर यहाँ पे भी ये एरिया चल रहा है। और अगर हम इसके बाद एक और इसमें भी देखें, तो यहाँ पे भी जो है ना, यहाँ पे भी जाके ये भी सेपरेट नहीं हुआ है, ये यहाँ इस जगह पे। और यहाँ ये वाला जो इमेज है, इस पे भी आप देखें, ये दोनों साइडें हैं ना, ये नीचे विजाइनल कैनाल के अंदर तक इसी तरह चलती जा रही है। और ये फिर ये सारा एरिया था, उसके बाद फिर यहाँ पे भी ये जो ऊपर वाला एरिया, इसमें भी देखें आप, तो ये दो साइडें इसकी अलग हैं। तो ये टोटल जहाँ तक भी आपको नजर आ रही है ना इसकी सेपरेशन, ये तो सेपरेट ही चलती जा रही है सेप्टा जो इसका है। अच्छा जी, उसके बाद अगला था आसान केस, 9वां नंबर जो था, ये आप लोगों ने फिर भी बेहतर अटेम्प्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे है इसमें भी मेंटल इन्फार्क्ट भी बनाया हुआ है। जीयू का स्टेशन था आज, जीयू के स्टेशन, जीयू पे रहना है, दूसरी चीजों पे नहीं जाना। अच्छा, इसमें तो बस ये था सिंपल कि एक वो लेफ्ट साइड पे जो है ना वो कैलकुलस था, जिसने जो है वो यहाँ पे करके ये इस जगह पे आपको इस इमेज पे बड़ा अच्छा नजर आ रहा था, ये यूरिटेरिक कैलकुलस था, जिसने माइल्ड लेफ्ट साइड की हाइड्रोनेफ्रोसिस और वो दी हुई थी, क्या कहते हैं इसको, और उसके उसी वजह से जो है यहाँ पे आपको मेरे ख्याल इस जगह पे शायद कैलकुलस नजर आ रहा था। तो ये सिंपल था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो सीटी के यूबी किडनीज और बाकी इसके अंदर रेंडल क्लैक्स और जो छोटे छोटे कैलकुलाई थे वो थे। तो ये तो सिंपल जो है वो क्या कहते हैं रेस्ट स्टेशन था आप लोगों के लिए। ठीक है, चले मुनासिब है इस पे, लोगों ने दिया हुआ लेफ्ट यूरिटरी कैलकुलर पिक कर लिया ना जिसने, बस ठीक है। अच्छा जी ना, अगले पे आते हैं, केस नंबर 10। और केस नंबर 10 इंटरेस्टिंग था इन द सेंस के सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो पहले एक्सरे से स्टार्ट करते हैं हम, ताकि इसकी आप फाइंडिंग्स बहुत ज़रूरी है हम लोगों को दिखानी। ये देखें, यहाँ पे आपको ये किडनी नजर आ रही है, दोनों किडनी आपको एक जैसी नजर आनी चाहिए, जबकि इसमें आपको जो राइट किडनी है इसके लोअर पार्ट पे ना ये हेट्रोजीनियस से ज़्यादा हाइपरडेंस एरिया नजर आ रहा है। और ये 5 मिनट की फिल्म है, ठीक है, 5 मिनट फिल्म का मतलब ये है कि ये IBU की फिल्म है, सारी बात है, उसके बगैर तो 5 मिनट की फिल्म का कोई लॉजिक नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें जो पहली फिल्म थी वो 5 मिनट IBU की फिल्म थी। तो अब अच्छा, उसके बाद फिर जो था अगली जो फिल्म थी, उसमें अगर मैं इसको ओपन करूँ, तो यहाँ पे एक यानी कि ये एंजियोग्राम था, अगर आप यहाँ पे देखें, तो इसमें ये कैथेटर जा रहा है, और कैथेटर से फिर वो इंजेक्ट किया गया है, और उस इंजेक्शन के साथ आपको जो लेफ्ट किडनी है वो यहाँ से इमीडिएटली आती नजर आ रही है, और राइट किडनी इमीडिएटली जाती नजर आ रही है। और राइट किडनी के लोअर साइड पे जो हमारी यहाँ पे लोकेशन बन रही थी हाइपर, ये जो हाइपरटेंसी, तो ये वाला एरिया सारे का सारा नोडुलर इन सिग्निफिकेंटली वेस्कुलर निकल आया। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली, एक तो हमने ये फाइंडिंग देखी कि हॉर्स शू किडनी थी, क्योंकि दोनों किडनी नीचे से फ्यूज हुई थी, और हॉर्स शू किडनी की जो राइट वाला पार्ट था, ये राइट किडनी थी, उसका जो लोअर पोल था वो सारे का सारा हेट्रोजीनस सॉफ्ट टिश्यू लीजन बना रहा था। इसका मतलब ये था कि ये जो, अच्छा उसके बाद फिर क्या था, उसके बाद इसमें एक और चीज़ ये थी कि इसके अंदर अगर आप इसमें जाते हैं, जो कि ये भी एंजियोग्राफी का इमेज है, तो इस इमेज के अंदर भी आपको यहाँ पे बहुत सारे वेस्कुलरिटी सी नजर आ रही थी, और ये पूरे का पूरा एक सॉर्ट ऑफ ट्यूमर पड़ा हुआ था। तो इस वजह से चूंकि ये हेट्रोजीनियसली इनहांसिंग था और वो सारे के सारा ट्यूमर था यहाँ पड़ा हुआ, तो ये मोस्ट लाइकली जो था वो हॉर्सशू किडनी विद RCC था, रीनल सेल कार्सिनोमा। तो इसलिए दूसरा ये था कि इसका जो ये सारा एरिया था ये नॉन फंक्शनिंग भी था, क्योंकि देखिए जिस तरह इसका इन्हांसमेंट मतलब आ रही है दोनों किडनीज की, उस तरह इसकी इन्हांसमेंट वहाँ पे कोई फंक्शनिंग टिश्यू नहीं था।
वो सारे का सारा एक ट्यूमर पड़ा हुआ था यहाँ पे। इसका मतलब ये था कि जो कि इसकी फाइंडिंग थी वो बिल्कुल यही थी कि हॉर्सशू किडनी विद राइट रीनल सेल कार्सिनोमा, यानी कि जो राइट साइड की किडनी के अंदर मैस था। तो अब इसमें देखते हैं हम। अच्छा, अब इसमें काफ़ी सारे लोगों ने ना बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें लिखी है, क्योंकि ये सिंपल नॉर्मल एंजियोग्राम है लेफ्ट साइड पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट साइड के अंदर प्रॉब्लम है, और अंदर से इसमें आपको बिल्कुल ये मीडियल, क्योंकि आपको हमेशा पता है कि जो किडनी की ओरिएंटेशन है वो हमेशा लेफ्टली होती है, कि वो जो इसके पोल होते हैं वो हमेशा जो नीचे वाले होते हैं वो बाहर होते हैं और ऊपर वाले पोल अंदर की तरफ होते हैं। और अगर इस तरह ओरिएंटेशन है कि नीचे वाले अंदर आ गए और बाहर वाले ऊपर चलेंगे, तो ये हॉर्स शू को इंडिकेट करता है। तो अगर आप इसमें देखें तो आपको दोनों किडनी ऐसे बड़ी नजर आ रही है, जबकि ओरिजिनली इनको ऐसे होना चाहिए थी। तो आपने ये भी देखना है कि जो किडनीज की ओरिएंटेशन है, कि तो आपको जो सेंट्रल पार्ट स्कार वाला होता है वो आपको कहीं पे नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर सिर्फ किडनीज की ओरिएंटेशन ही मीडियली नीचे वाले पोल्स की और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये भी हॉर्सशू वेरिएंट को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोअर पोल्स अवे होते हैं, अपर पोल्स करीब होते हैं। और जब इस तरह हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये हॉर्सशू वेरिएंट है, इसमें हमने ये रखना है। तो हॉर्सशू वेरिएंट तो आपने इस तरह पकड़ना था। बाकी ये जो ट्यूमर था, हाईली वेस्कुलर ट्यूमर था, यानी कि जिसमें ये देखिए सारे का सारा कंट्रास्ट आ चुका हुआ है, लेकिन नॉन फंक्शनिंग था। तो इसका मतलब ये था कि ये आपने बस इसमें यही फाइंडिंग पिक करनी थी। और एएमएल, आपको मैं बताया था कि एएमएल में जो है वो मल्टीपल एनोरिज्म्स होते हैं। वो पूरे का पूरा जो ट्यूमर रहता है ना, वो इन्हांस नहीं करना शुरू कर देता, क्योंकि उसमें ऐसी कोई वो बहुत वो नहीं होता। लेकिन चूंकि छोटे 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 एनोरिज्म्स बने होते हैं और वेसल्स होती हैं, तो ब्लीड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसके। लेकिन जिस तरह का ये टिश्यू पूरा एक इन्हांसिंग मैस है, और फिर ये देखिए पूरे का पूरा एक, यानी कि अगर आप वेस्कुलरिटी देखें तो इस तरह की मिलेगी, तो ये तो काफी ज्यादा है। और उसके बाद फिर राइट रीनल एवीएम, आर्टीरियोवीनस मैलफॉर्मेशन ऐसे नहीं होती। आर्टीरियोवीनस मैलफॉर्मेशन के अंदर हमेशा क्या होता है कि बड़े बड़े वेसल्स जा रही होती हैं, बड़ी सी वेसल वापस आ रही होती है, क्योंकि वो आर्टरी और वेन का डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, उसके दरमियान में कैपिलरीज नहीं आ सकती ना। तो अगर वो एवी मैलफॉर्मेशन होगी तो फिर ये छोटी 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 वेसल्स आपको नजर नहीं आएंगी। आपको एक बड़ी आर्टरी और एक बड़ी वेन और दरमियान में टैंगल ऑफ वेसल्स नजर आएगा। लेकिन अगर इतना बड़ा एवीएम होता तो आपको वेन्स बड़ी अच्छी नजर आ रही होती है जो वापस जा रही होती है, और बहुत बड़ी बड़ी टॉर्चुअस डायलेटेड वेन्स होती। अच्छा जी। तो इसलिए जिसने जिसने तो इसको आरसीसी लिख दिया है, राइट लोअर। अच्छा, हॉर्स शू भी एक दो लोगों ने ढूंढा है इसमें, तो ये भी देखा करें कि अगर एक बड़ी सारी फाइंडिंग है तो हो सकता है उसके साथ आपके साथ कुछ छोटी मोटी और भी फाइंडिंग हमने रखी हुई हो। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला पेशेंट था, वो था आपका 11 नंबर। ये आप लोगों ने वही टिपिकल, चूंकि बुकिश पिक्चर है और आप लोग इसको बड़ा अच्छे तरीके से डायरेक्ट कर लेते हैं कि जिस तरह मल्टीपल नोडुलर नोडुलर एरियाज होते हैं, तो ये जो होते हैं ये साल्पिंजाइटिस इस्केमिक का इस्केमिक नोडोजा। तो इसमें वही जो था, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आपका जो क्या कहते हैं ट्यूबल डायवर्टिकुलोसिस, और वो आपको सारा नजर आता है। और यहाँ पे भी सारे का सारा ये जो इसकी ट्यूब्स का पार्ट है, ये आप लोगों ने देखा होगा पूरे का पूरा। ये जो है लेफ्ट साइड पे ज़्यादा मेरे ख्याल से था, और राइट साइड पे को थोड़ा कम था। तो इसमें है साइनोवियल ट्यूबल ट्यूबल डायवर्टिकुलोसिस, और वही है कि जो आपको पीआईडी के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। और इसमें सारे लोगों ने तकरीबन जो है ना वो लिख दिया था सही। और लेफ्ट पे ज़्यादा ठीक है, दोनों साइडों पे लिखा है लोगों ने, किसी ने राइट पे ज़्यादा लिखा है, लेकिन है सार्पेंजाइटिस मेकानोडोसा। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो अगला पेशेंट था, वैसे पता नहीं ये दोबारा आता है कि नहीं, लेकिन बहरहाल अच्छा, ये जो था एक पेशेंट था जिसमें जो आपको वही थी कि किडनीज दोनों साइडों में बहुत बड़ी बड़ी सारी थी। और जो था यानी कि ये देखिए रीनल कितने बड़े बड़े मैसेज से बने हुए हैं। और साथ जो वो इसका डिस्टॉर्टेड थी कैलिसल सिस्टम, वो इस तरह नहीं कि जिस तरह डिस्टेंड हुए होते हैं ना अलग अलग, इस तरह डिस्टेंशन सी हुई थी इसकी। तो इसमें जो था आपका जो वो बिल्कुल सही है क्योंकि इस पे काफी लोगों ने बिल्कुल सही इसको पिक किया है। तो ये बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज थी। और उसमें जो होता है वो क्या होता है प्रॉब्लम बेसिकली कि आपका जो इसमें मेन मसला है वो, क्योंकि किडनीज के अंदर सिस्ट बननी शुरू हो जाती हैं, तो जो फंक्शनिंग एरियाज होते हैं आपके किडनी के, तो वो सारे थोड़े थोड़े डिस्टेंड और डिस्टॉर्ट होने शुरू हो जाते हैं और वो इनलार्ज होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पेशेंट है इसके अंदर ये टिपिकल ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का एक सॉर्ट ऑफ जो नेफ्रोग्राम है, और जो नेफ्रोग्राम भी नहीं कहेंगे बल्कि इसको पाइलोग्राम ही कहेंगे, क्योंकि ये पाइलिक्स पैलिक्स पैलिक सिस्टम के अंदर आ चुका हुआ है।
और वो सारे के सारे, और खासतौर पर जो इसकी ये थी ना राइट साइड, इसमें बड़े अच्छे टिपिकल सी पिक्चर बन रही थी इसकी, जिसमें की बनती होती है एक, आपको दिखाता हूँ। तो ये और बड़ी किडनीज भी थी दोनों साइडों पे, देखिए इधर यहाँ तो ऑलमोस्ट पेल्विस इनलेट तक आई पड़ी थी, और ये भी सारी थी। तो ये माशाल्लाह आप लोगों को चूंकि इसमें अच्छी प्रैक्टिस है, तो मल्टीसिस्टिक डिजनी पॉलीसिस्टिक आप ना APKD लिख देना, अगर एडल्ट पेशेंट है ना, तो फिर ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो है ना वो डाल देना आपने। बायोटोरिनल सिस्ट में लिखा है लोगों ने, लेकिन बेहतर ये है कि इसके लिए आप ज्यादा बेहतर है कि अगर किडनीज भी लार्ज नजर आ रही है ना आपको, क्योंकि अगर सिंपल सिस्टिक डिजीज होगा ना तो किडनीज खुद इतनी लार्ज नहीं करती, अगर आपको किडनी भी बड़ी बड़ी नजर आ रही है ना रिलेटिव साइज से, तो वो भी जो है वो मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी, ये सॉरी ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी का एक फीचर है। और पॉलीसिस्टिक किडनी ठीक है, तो बस नहीं है, बाकी ठीक है। ये बाकी सारे के सारे ठीक है, बाकी वही है कि इसमें दोनों साइडों पे AP ADPKD था। अच्छा, 13 नंबर जो था उसमें जो फाइंडिंग नजर आ रही थी आपको, वो ये था कि इरेगुलरिटी थी लेफ्ट अपर पोल के अंदर, जो ये वाला साइड थी, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, ये वाली ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे सारी की सारी। अच्छा, और जो था ये था क्या, ये स्टडी कौन सी थी, मैं देखता हूँ आप लोगों में से कितनों ने इसको सही पिक किए। IVU नहीं था ये, IVU जो होता है ना उसमें दोनों किडनीज जो हैं वो आपकी मतलब ओपेसिफाई होंगी ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि एक किडनी होगी एक किडनी नहीं होगी। तो क्योंकि इसमें किडनी देखें दोनों साइडों की है, अगर तो ना एब्सेंट किडनी होती तो फिर भी चलो IVU हो सकता था, लेकिन इसमें क्या था, इसमें ये बेसिकली आपको जो है ना सिलेक्टिव रिट्रोग्रेड पाइलोग्राम होता है। उसमें क्या करते हैं, आपके जो कंट्रास्ट है ना वो आप जाके ब्लैडर के अंदर से जाके यूरिटर के अंदर जाके कंट्रास्ट का इंजेक्शन देते हैं, तो वो रिट्रोग्रेड सारे का सारा फिल इन करता जाता है। तो ये स्टडी भी आप लोगों ने जरूर याद रखनी है कि ये बेसिकली IVU नहीं होता। और यहाँ पे अगर मैं आपको इस में अंदर दिखाऊँ ना, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इन्होंने ये जो इसको कैथेटराइज भी किया हुआ है, उसके बाद ये यूरेटर के अंदर वो डाल के ना मतलब जो उसको कैनलाइज करके कैनुलर डाल के तो उसके अंदर कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, तो फिर नीचे से कंट्रास्ट पूरा ऊपर तक जाता है, और उसका जो यूरेटर है उसको सारे को आउटलाइन करके रीनल पेल्विस सिस्टम को भी आउटलाइन कर देता है। तो पहले तो ये स्टडी इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टडी का पता हो कि जो स्टडी है ये कैसे जाके एंटीग्रेड होता है ना, तो ऊपर से आना था वो, अगर अगर उन्होंने नीचे से ये दिया हुआ है ना, तो दिया होता जो एंटीग्रेड होता है वो बाहर से आपको ना जो मतलब कैथेटर है वो बाहर से अंदर आता नजर आ रहा होता है किडनी के अंदर यहाँ से, क्योंकि कंट्रास्ट जहाँ से आएगा वो, क्योंकि एंटीग्रेड में जब आपको इंजेक्शन देते हैं तो वो ऊपर से आता है और ऊपर से आके यहाँ से फिल करता है और फिर वो नीचे जाता है। और फिर उसमें जो है सेकेंडली क्या होता है कि ब्लैडर भी आपको कुछ ना कुछ कंट्रास्ट पड़ा हुआ नजर आ रहा होता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें आपको वो नीचे से कंट्रास्ट इंजेक्ट करके वो पूरा ऊपर तक लेके जाते हैं। अच्छा जी, इसमें अब एक्सक्रीटरी फेस IVU, अब देखिए इसमें, हाँ ये डॉक्टर राव ने सही लिखा है, लेफ्ट रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी भी ठीक है, लेफ्ट रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी। अच्छा, उसके अलावा और किसने सही लिखा और किसी ने सही नहीं लिखा। और IVU बिल्कुल भी नहीं है, ये IVU को किसी तरह भी नहीं इसके अंदर फिट इन करना, देख लीजिए बिल्कुल सीधा यहाँ से डाल रहे हैं, ऊपर तक जा रहा है बस, और ये ऊपर का जो इसका पार्ट था फिलिंग डिफेक्ट था, यहाँ जिस तरह ये नीचे फिल हुआ था इसी तरह ऊपर फिल होना चाहिए था, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी पड़ी हुई है जिसको फिर इन्होंने आगे फर्दर CT कराया। और CT में अगर आप इस जगह पे देखें तो आपको यहाँ पे ये जो इस इमेज के अंदर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये ऊपर पूरे का पूरा एक लीजन पड़ा नजर आ रहा है, जो कि लेफ्ट अपर कलेक्टिंग सिस्टम को ऑपेसिफाई कर रहा है, या वहाँ पे कंट्रास्ट जमा नहीं होने दे रहा। इसका मतलब ये था कि ये मोस्ट लाइकली ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा था, क्योंकि आपको पता है कि जो रीनल पैल्विक ट्यूमर्स और फिर जो बाकी ट्यूमर्स हैं उनके अंदर ये इसके अंदर कलेक्टिंग सिस्टम के अंदर डेवलप होते हैं, क्योंकि जहाँ पे ट्रांजिशनल सेल की आउटलाइनिंग है वहीं पे ये डेवलप करते हैं, फिर सेकेंडरी ये रीनल इन्वॉल्वमेंट करते हैं। अगर इसमें आप देखें ना तो किडनी के अंदर जो पैरेन्काइमा है उसको इतना ज़्यादा इसने डिस्टॉर्ट नहीं किया हुआ, तो इसलिए इसमें आपके पास जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस था वो TCC था। तो अब इसका मतलब ये है कि अब देखते हैं कि किसने देखा सही इसको। लेफ्ट TCC डॉक्टर मुदस्सिर ने ठीक लिखा हुआ है, राइट ने इन्होंने नॉन कंट्रास्ट लिख दिया, जो कि और उसकी वजह ये थी कि इनसे स्टडी सही नहीं पता लगी इनको ना। लेफ्ट पैराप्लीजिक सिस्ट, ये घड़ी कौन सी होती है, पैरापेल्विक हो सकता है, प्लीजिक तो नहीं होगा। लेफ्ट पैरापेल्विक सिस्ट नहीं है ये, बेसिकली ये तो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है इसका ना। डॉक्टर नुमरा ने ठीक लिख दिया है। और इन्होंने रेट्रोग्रेड भी सही लिखा हुआ है, लेफ्ट रिट्रोग्रेड लेफ्ट यूरिथ्रोग्राफी नहीं यूरिटेरोग्राफी होगा ना, यूरिटर को आउटलाइन किया इन्होंने।
अच्छा जी, उसके बाद टीसीसी बाकी सारे ठीक है माशाल्लाह। यानी कि वो उसमें वही बात है कि जिन लोगों ने टीसीसी लिखा है ठीक है, लेकिन स्टडी जो है ना वो इसके अंदर कर सकते हैं। विदाउट कंट्रास्ट हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस? हाइड्रोनेफ्रोसिस और मास में जो सबसे पहला चीज़ है वो तो ये है कि सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी का फर्क होगा ना आपके अंदर। जो अगर आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो यूरिन की जो अटेन्युएशन होती है वो नॉर्मली वाटर की होती है ना, तो वाटर की अटेन्युएशन कितनी होती है, 0 से लेके 5-10 तक। जो टीसीसी होता है उसकी जो अटेन्युएशन होती है वो कितनी होती है, 30 से अबव। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास नॉन कंट्रास्ट स्टडी भी है और आप उसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर कर्सर रख के उसका वो ले लें, क्या कहते हैं उसको, अटेन्युएशन, और या उसके हाउसफुल यूनिट। तो वो जो हाउसफुल यूनिट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट कर देगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये किस चीज़ का है, यानी कि ये सिर्फ फ्लूइड है या फिर ये वो है। अच्छा जी, केस नंबर 14 जो था ये अच्छा केस था, और लेकिन आपको वैसे बताता हूँ कि जो ये पेशेंट्स है ना, ये नॉर्मली हमारे पास चूंकि टीबी की और इतनी वैरायटी अवेलेबल है, तो एम्प्यूटेटेड कैलिक्स जिस तरह ये ऊपर से नजर आ रहा है आपको, ये थोड़ा सा इमेज हल्का हल्का सा आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन क्या होता है कि अगर आपको कैलिसेस नजर आ रहे हैं और वो यानी एक कैलस ये पड़ा हुआ है और वो जो उसकी रीनल पेल्विस है उससे एम्प्यूटेट हो गया हुआ है, साइड पे हुआ पड़ा है, स्टेनोसिस हुई हुई है कैलिसेस की। तो ये जो होती है ना, ये जिस तरह टीबी की आप लंग में फाइंडिंग्स देखते हैं ना कि फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस करके कई ब्रोंकिटिस किया हुआ है, कहीं कुछ किया हुआ है, कहीं कुछ किया हुआ है, ऑलमोस्ट यही कंडीशन ये लोग यहाँ पे करते हैं। तो इसमें जो होता है ये जो किडनीज का कलेक्टिंग सिस्टम होता है उसके अंदर फिर प्रॉब्लम ये आती है कि स्ट्रक्चरिंग जो होती है ना उसमें, जब आपकी ये किडनी के अंदर, तो उसमें प्रॉब्लम यही आता है कि अगर आप इसको देखें यहाँ पे तो आपको ये मल्टीपल यहाँ पे भी एम्पूटेटेड नजर आ रहे हैं, लेफ्ट सारे का सारा जो है ना वो गड़बड़ हुआ पड़ा है। ये इसकी लेफ्ट साइड ये है। तो इसलिए जो है ना वो उसकी वजह से जो है ना फिर ये जो एम्पुटेशंस वगैरह हैं, सारी डायलिटेशंस है, तो ये इसके अंदर इसकी आपने इसकी पिक्चर देखनी है। हम फैंटम कैलिक्स कह लें या वो जो आइसोलेटेड जिस तरह ये है कि मतलब अलग अलग हुए पड़े हैं सारे के सारे। तो ये जो है ना इसकी इसकी डिस्टॉर्टेड सी जो अपीयरेंस आती है ना दोनों साइडों पे ही है इसकी, मेरे तो क्या राइट तो नहीं है, इधर भी है इधर भी है, यहाँ पे भी सारा उड़ा पड़ा है। और ये जो अलग अलग कैलिक्स और अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई है ना, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये इंडिकेट करती हैं कि ये जो है वो मोस्ट लाइकली टीबी है। और टीबी का नॉर्मली ये मेरा ख्याल एक दो केसेस तो पड़े हैं इनके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा ना मैंने अपनी इस पॉपुलेशन में ना, वो कि हमारे पास टीबी बहुत ज़्यादा है लेकिन इसकी जीआई की मैनिफेस्टेशंस और उसकी मैनिफेस्टेशन तो बहुत मिलती हैं आपको, लेकिन जीयू की मैनिफेस्टेशंस रिलेटिवली कम है। मतलब मैंने देखी है लेकिन बहुत कम देखी है, मतलब उतना उतनी फ्रीक्वेंट नहीं है जिस तरह आपको चेस्ट की और उसकी मिल जाती है ना, एब्डोमेन की एब्डोमिनल लिम्फेडिनोपैथी मिल जाती है, ये सारा कुछ मिल जाता है तो उसके अंदर। अच्छा, ये पेशेंट था एक जो कि पोस्ट सर्जिकल था और न्यूट्रोपेनिक पेशेंट था और पोस्ट रिसेक्शन था, लेकिन इसमें ना कंडुइट नहीं बना हुआ था। बेसिकली ये जो है सिर्फ इन्होंने क्या किया था कि ब्लैडर को उठा के ये इसको साइड में रखा हुआ था, ठीक है, यानी कि उसने यहाँ से डिटैच करके ब्लैडर को इधर इधर मतलब बना दिया हुआ था। तो उसमें, और ये जो स्टडी थी ये भी जो थी कौन सी थी, रिट्रोग्रेड यूरिथेरोग्राम था, यानी कि बेसिकली आईवीयू नहीं था ये। तो ये जो है उसमें दोनों साइडों पे स्टेंट डले हुए थे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे उसमें आ रहे थे। तो इसलिए जो है ना ये चूंकि इसमें फिलिंग डिफेक्ट्स थे, असल चीज ये थी कि इसके अंदर यहाँ पे ये फिलिंग डिफेक्ट्स नहीं आने चाहिए थे जो ये मल्टीपल फिलिंग डिफेक्ट्स से आ रहे थे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो ये बेसिकली उसकी, और बाकी दोनों साइडों पे ऊपर कंट्रास्ट सही जा रहा था, रेट्रोग्रेड गया है ये, मतलब ये ऊपर की तरफ गया है, यानी कि यहाँ से कंट्रास्ट इंजेक्ट हुआ हुआ है और उसके बाद यहाँ से फिर ये ऊपर चला गया है। तो ये पोस्ट उसका पेशेंट था, यानी कि इसमें सारी बात हिस्ट्री नहीं थी आप लोगों के पास, लेकिन ये कैंडिडेट्स फंगल बॉल यानी कि पेशेंट हैं जो जिसके अंदर फंगल बॉल्स बन जाती हैं ना उसके अंदर, तो उसमें भी आपको फिलिंग डिफेक्ट्स इस तरह के नजर आने चाहिए। दूसरी इसमें ऑप्शन जो होती थी वो ब्लड क्लॉट की हो सकती थी, क्योंकि पोस्ट सर्जिकल पेशेंट था, उसमें भी आपको ये होमोजेनस फिलिंग नजर नहीं आ रही, इसमें मल्टीपल जगहों पे फिलिंग डिफेक्ट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे करके यहाँ पे करके, तो ये पूरे का पूरा एक जैसा कंट्रास्ट फिलिंग नहीं हुआ। अगर आपको कंट्रास्ट एक जैसा फिलिंग नजर ना आए ब्लैडर के अंदर और उसके अंदर कहीं पे आपको फिलिंग डिफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, तो फिर आपने हीमाटोमा और फंगल बॉल इस चीज़ को करके एंड कोरिलेट कर देना है अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स के साथ। तो इसमें हेलियल कॉन्डुइट बेसिकली जो होता है ना वो ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल होता है, और फिर दूसरा ये होता है कि जो आइलियल कॉन्डुइट होता है उसको तो फिर वो मतलब बना देते हैं, वो छोटा भी होता है इससे ना, ये तो उन्होंने ब्लैडर को ही रिसेट करके एक साइड पे रख दिया है। बाकी में जो ट्यूमर पार्ट था वो शायद वापस अपनी जगह पे रखा हुआ है और यहाँ से फिर ऊपर से ये कर दें इसको।
अच्छा जी, ये थोड़ा सा मुश्किल केस था वैसे, लेकिन फिर भी ठीक था। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक ये पेशेंट था, हाँ, ये वो उसके साथ कंपेयर करना है आपने जो पहला पेशेंट था, क्योंकि इसमें आपको पता लगेगा कि क्या फर्क था दोनों में। ठीक है। अच्छा, उसमें आपने देखा था कि उसकी फंक्शनिंग वाइज और हर चीज़ वाइज डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस पेशेंट को देखें इसके सीटी में, तो क्या हुआ हुआ है कि एक बहुत बड़ा सारा यहाँ पे लीजन है, जिसके अंदर फैटी एरियाज भी आ रहे हैं, और उसके अलावा ये साइड पे थोड़ा सा इसके अंदर ये जिस तरह फ्लूइड होता है ना, वो भी जमा हुआ है, जिस तरह हाइपरटेन्यूएटिंग फ्लूइड होता है। ठीक है। उसके बाद जो है वो साथ, यानी कि ये बेसिकली ब्लीडिंग भी कर रहा है, मतलब ये जो सारी की सारी फाइंडिंग्स आ रही है ना साथ। उसके बाद फिर क्या हो रहा है इसके अंदर कि ये जो सेकेंडरी फाइंडिंग थी वो ये था कि ये जो इन्होंने जब इसके अंदर वो करवाया, तो इसमें आप अगर यहाँ पे देखें ना, तो ये जो एरिया आ रहा है, ये इस तरह के वहाँ पे ना एनोरिज्म्स आते हैं, जो अब मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ आपको। ये जिस तरह ये देखें, ये जो एरिया आ रहा है ना, जब आप इसके अंदर एंजियोग्राफी करते हैं ना, तो इस तरीके के आप उसमें तो पूरे का पूरा वो वेस्कुलर ट्यूमर पड़ा हुआ था ना, इतना बड़ा। लेकिन जो आपके एएमएल होते हैं ना, एंजियोमायोलाइपोमास, उनके एंजियोग्राम्स में आपको इस तरह के नोडुलर छोटे 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 एरियाज नजर आते हैं। वो कोई हाइपर वेस्कुलर ट्यूमर नहीं होता, मतलब उसमें वेसल्स जा रही होती है, लेकिन वेसल्स के आगे जाके फोकल डायलेटेड से एरियाज पड़े होते हैं। और वो जो फोकल डायलेटेड एरियाज होते हैं, वो वाले एरियाज होते हैं जो बाद में ब्लीड कर सकते हैं, जो कि आपके एएमएल के अंदर और उसकी ब्लीडिंग के साथ करते हैं। तो इसमें यही पेशेंट था। इसमें ये पेशेंट था जो कि एएमएल का पेशेंट था, और एंजियोमायोलाइपोमा का। और उसके अंदर फिर आगे उसकी वजह से जो है ना वो इसकी सारे के सारे फीचर्स अगर आप देखें, सीटी भी, और ये सीटी एक में बताया था आपको, ये बिल्कुल यही सीटी एक पड़ा हुआ है इसी किस्म का। ठीक है, ये वाला नहीं जो कि एग्जाम में आता है, और उसमें भी यही होता है कि पेशेंट जो है वो इसमें सिर्फ फर्क उसमें ये है, ये विद कंट्रास्ट है, वो विदाउट कंट्रास्ट है। और विदाउट कंट्रास्ट में आपको ज़्यादा मुश्किल होता है हीमाटोमा को पिक करना, क्योंकि वो हाइपरडेंस एरिया आ रहा होता है। इसलिए आप लोगों ने याद रखना है, और कि अगर इस तरह का पेशेंट है, तो उसमें अगर आप अगर और उसकी खासतौर पे एंजियोग्राफी का आजकल काफ़ी ट्रेंड है, तो आपको थोड़ा सा एंजियोग्राफी का इसका आइडिया होना चाहिए कि जो वेस्कुलर मैस है, उसकी एंजियोग्राफी उस तरह की थी। आपने दोबारा जाके देखना है वो जिस तरह का आरसीसी का ट्यूमर था हॉर्सशू के अंदर, और जो एएमएल है उसके अंदर एंजियोग्राफी में आपको इस तरह के छोटे 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 काफ़ी सारे एनोरिज्म्स नजर आते हैं, और जो कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि डिस्टॉर्टेड वेस्कुलेचर विद एनोरिज्म्स। ठीक है, और वो एनोरिज्म ब्लीड करता है, जिसकी वजह से फिर जो है ना एएमएल के अंदर टेंडेंसी होती है ब्लीड करने की, स्पेशली जब वो 4 सेंटीमीटर की साइज को क्रॉस कर जाते हैं। और हाँ, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर था अगला क्वेश्चन था, जिसमें जो है वो, हाँ, ये थोड़ा एटिपिकल था। इसमें जो असल फाइंडिंग थी वो आपने ये देखनी थी कि ये जो मैथ था इसने जो रेजिस्टिव इंडेक्स था, या जो वो कितना है इसका, तो इसका यहाँ पे RI दिया हुआ था, जो कि 0.37 था। अब इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए था कि जब आपके जो, अगर मतलब आपको इस तरह पेशेंट दिखाए जाते हैं यानी कि एडिनेक्सल लीजन्स या ट्यूमर्स के साथ, तो उसमें जो नॉर्मल सिस्ट्स वगैरह होती हैं या इस तरह का होता है, उनमें ना रेजिस्टिव इंडेक्स इतना कम नहीं होता। रेजिस्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब ये होता है कि ये हाईली वेस्कुलर है, इसमें बहुत सारा ब्लड जा रहा है। और जो मेलिग्नेंसी है उसके अंदर ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि उसमें सेल की ग्रोथ और ये वो सारा कुछ ज़्यादा चल रहा होता है। तो इसकी जो बाकी तो पिक्चर थी सो थी, यानी कि आप इसमें सारा की जगह देख सकते थे, लेकिन असल में इसकी जो मेन इंटरप्रिटेशन थी वो इसकी डॉपलर की वैल्यूएशन थी, कि डॉपलर में अगर आपको इस तरह का इमेज लगाया हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ढूंढनी है, वो ये है कि अगर तो आपको इसके वेव फ्लो पैटर्न से पता लग रहा है कि डायस्टली में, यानी कि जो डायस्ट्रॉलिक कंपोनेंट है ये वाला, जो दरमियान में दो पीक्स के, तो अगर ये मिड लाइन, ये जो इसकी बेस लाइन से काफ़ी ऊपर है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका रेजिस्टिव इंडेक्स बहुत कम होगा। ठीक है। और जैसे जैसे मैं इसको नीचे लेता हूँ ना लाइन के पास, इसका मतलब है कि इसका रेजिस्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिव इंडेक्स जो होता है ना, डायस्टली के फ्लो जितना कम होगा उतना रेजिस्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है। उतना जो है, जितना डायस्टोलिक का फ्लो ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, और जितना डायस्टोलिक का फ्लो कम होगा उतना रेजिस्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर आपको इस तरह का RI विद लेस देन 6 या लेस देन 5 मिल रहा है, तो दिस मीन्स इट्स एन हाईली वेस्कुलर ट्यूमर, इट्स नॉट गोइंग टू बी बिनाइन। तो इसका मतलब ये है कि ये बिनाइन एडनेक्सल लीजन नहीं था, ये मेलिग्नेंट एडनेक्सल लीजन था। और मेलिग्नेंट एडनेक्सल लीजन में प्राइमरी ओवेरियन ट्यूमर भी हो सकते थे, और मेटास्टेसिस भी हो सकते थे। तो इसमें ये अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री इतनी नहीं थी, लेकिन ये दोनों साइडों पे मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कार्सिनोमा था। और अगर सॉलिड ट्यूमर्स होंगे दोनों साइडों पे, जिस तरह इसमें थे, ये दोनों साइडों पे डेंस सॉलिड किस्म के ट्यूमर्स थे, तो फिर इसके अंदर आपने फौरन ये कहना है कि जी हम इसके अंदर
नेक्स्ट जो काम करेंगे वो हम सजेस्ट करेंगे डॉपलर वैल्यूएशन, और डॉपलर वैल्यूएशन में अगर इसका रेजिस्टिव इंडेक्स कम आ रहा हुआ तो फिर हमारे लिए खतरनाक चीज़ है, और फिर हम इसको फर्दर वर्कअप करेंगे। तो इसमें जो जिस तरह कुछ लोगों ने लिखा है कि ओवेरियन टॉर्जन में कभी भी फ्लो जो है वो इतना स्मूथ नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता। ये याद रखें कि आपको ये देखते ही पता लगना चाहिए कि इस जगह पे इंटरप्रिटेशन तो बाद में आएगी, ये देखते पता लग जाना चाहिए कि इसमें हाई फ्लो जा रहा है या लो फ्लो जा रहा है, या हाई रेजिस्टेंस फ्लो है या लो रेजिस्टेंस फ्लो है। तो अब इसमें तो देख के आपको पता लग जाएगा कि लो रेजिस्टेंस फ्लो है, कि इसमें जो डायस्टोलिक कंपोनेंट है उसमें बड़ा सारा ब्लड जा रहा है, नहीं जिसमें ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं भी है उसमें भी ब्लड निकली जा रहा है अंदर, तो इसका मतलब आगे रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो इसीलिए तो ब्लड आगे पहुंच ही जा रहा है फौरन के फौरन, ठीक है। तो इसलिए ये अब हमने देखना है कि इसकी वैल्यूएशन किसने ठीक की है, जो डॉपलर की है। हाँ, तो ये डॉक्टर जारन ने सही लिखी है, इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल सही, इन्होंने लिखा है कि ऑन कलर डॉपलर ब्लड फ्लो। अच्छा, कलर डॉपलर और स्पेक्ट्रल डॉपलर, ठीक है ना। ये जो होता है ना, ये जो है इसको स्पेक्ट्रल कहेंगे आप। कलर डॉपलर जो होता है ना, वो सिर्फ उसकी कलर वैल्यूएशन होती है कि ये रेड है या ब्लू है, इससे ज़्यादा बाकी जो ये वाली वैल्यूएशन होती है ना, जो ये वेव फॉर्म बनता है, ये स्पेक्ट्रल डॉपलर होता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें लिखेंगे तो आपने इसमें स्पेक्ट्रल का वर्ड यूज लिखना है कि ऑन स्पेक्ट्रल डॉपलर ब्लड फ्लो इज सीन विच इज़ लो रेजिस्टेंस, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो लो रेजिस्टेंस फ्लो है किसी भी हेड एक्सल में, तो दिस मीन्स इट्स मोर लाइक एन ओवेरियन मैलिग्नेंसी। अच्छा जी, उसके बाद फिर डॉक्टर सैरिश ने भी लिखा है शोइंग वेस्कुलैरिटी लिखा है इन्होंने, आगे इसको फर्दर लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस में नहीं लिखा। तो इसलिए अगर आपको इस तरह का वेव फॉर्म दिखाया जाए और साथ अगर आई लिख दिया गया है, तो फिर आप लोग इसको फौरन इंटरप्रेट करें कि ये हाई रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है या लो रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। अगर लो रेजिस्टेंस ब्लड फ्लो है इन एनी एडिनेक्सल मास, इट इज अ मैलिग्नेंट लीजन, ठीक है। तो इसलिए आपने इसमें इसको याद रखना है कि इसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती कि फ्लो है या नहीं है, ये कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। फ्लो कितना है, लो रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करनी है एग्जाम में कम से कम, ठीक है। और ये दोनों सॉलिड मैसेज थे, तो इस वजह से ये जो है ट्यूमर की तरफ जा रहे थे। फाइब्रोथिकोमा भी हो सकते थे, लेकिन उसके साथ नॉर्मल एसाइटिस ज़्यादा होती है, इसके साथ एसाइटिस इतनी ज़्यादा नहीं थी। अच्छा जी, इसमें तो बहुत बड़ा सारा राइट रीनल मैस था जिसने इसको वो क्लॉ लाइक अपेयरेंस बनाई हुई थी, किडनी को रिप्लेस किया हुआ था। ये देखिए, ये सिर्फ ये किडनी नीचे पड़ी हुई है थोड़ी सी, बाकी सारे का सारा। तो ये टिपिकल जो है वो बच्चे का था, और यहाँ से भी आपको स्केलेटन देख के भी अंदाजा हो रहा था कि ये पेडियाट्रिक पॉपुलेशन का है। तो ये जो है बेल्स ट्यूमर का पेशेंट था, और ये माशाल्लाह 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 तकरीबन सारों ने ये ठीक लिखा है। अच्छा, इसमें बस किडनी को देख लिया करें, अगर किडनी का अंदर क्रॉस आइन है ना, तो बस वो विल्म्स ट्यूमर बस दे दिया करें। राइट विल्म्स ट्यूमर, माशाल्लाह सारे लोग ही तकरीबन ठीक हैं, सवाई चांद देख के। न्यूरोब्लास्टोमा जो है ना, वो इस तरह नहीं होता वो। आप ये देखें ना इसमें, एक मिनट चीज देखें, अगर तो आप बाय बुक जाएंगे ना कि मिड लाइन क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, उस तरह ना क्या करें, आप कंपैरेटिव प्रैक्टिस देखें। किडनी है, अगर तो किडनी को उठा के उसने आगे पीछे दाएं बाएं किया हुआ है ना, और किडनी बची पड़ी और ट्यूमर आपको नजर आ रहा है, तो फिर तो ज़्यादा चांसेस हैं न्यूरोब्लास्टोमा के। लेकिन अगर किडनी को स्ट्रेच कर दिया ना इसने, स्ट्रेच यूं साइड में कर दिया, तो बस फिर वेल्स देना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। एग्जाम में भी नहीं आएगा कंफर्म। वैसे प्रैक्टिकली लाइफ में कोई एक अद्धा केस आपने जरूर देखा होगा इस किस्म का, कि जिसमें न्यूरोब्लास्टोमा में ने भी जो है किडनी को स्ट्रेच कर दिया होगा। लेकिन एक बार फॉर श्योर है, इसको ट्रस्ट कर लें कि अगर किडनी को यूं उसने डायलेट करके यूं फैलाया हुआ है ना, स्ट्रेच कर दिया हुआ है, क्या कहते हैं, इन्फ्लेट कर दिया हुआ है, तो वो विल्म्स है। बस हमने सिर्फ ये देखना होता है कि ये ट्यूमर का ओरिजिन किडनी में से है या ट्यूमर का ओरिजिन बाहर है। अगर किडनी के अंदर से है ना, तो बस विल्म्स खत्म। और अगर वो बाहर से है और उसने किडनी को सेकेंडरली इन्वेड किया हुआ है, और इन्वेड से ये होता है कि किडनी अपनी जगह पे पड़ी होती है या दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पे भी गई होती है, लेकिन वो कहीं से थोड़ा सा उसने अंदर की तरफ घुसा होता है उसमें, लेकिन वो किडनी को स्प्ले डिले इस तरह की चीज कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए आपने इसके अंदर टिपिकल इसका जो है वो किडनी के अंदर, और किडनी और इसमें ट्यूमर पैटोप्लास्टोमा नहीं होता है। पैटोप्लास्टोमा कभी भी किडनी को, ये जो पिक्चर है ना इसमें, ये देखिए, ये वाला याद करें ना, ये देखें बिल्कुल टिपिकल, ये किडनी जा रही है, ये देखिए, और ये थोड़ा सा पार्ट था किडनी का, ये पड़ा है, और फिर एक पार्ट ये पड़ा है, और ये पूरे का पूरा रीनल पैलविस के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ट्यूमर है। इसमें आधी किडनी को उठा के आगे कर दिए,
आधी किडनी को उठा के पीछे किया हुआ, ये देख लें यहाँ पे कितना क्लियर है, यहाँ पे भी इस तरह ही है। ये किडनी नजर आ रही है आपको, ये किडनी नजर आ रही है, और दरमियान में इतना बड़ा ट्यूमर पड़ा है, तो इसका मतलब ये तो किडनी से ओरिजिनेटेड है। अगर किडनी से ओरिजिनेटेड ट्यूमर है, और तो इसका मतलब क्या है, अब अगर लिवर का ट्यूमर होता तो वो किडनी को आगे पीछे ऐसे कैसे कर सकता था, यानी उसने पूरे का पूरा दरमियान में सॉर्ट ऑफ सैंडविच की मटीरियल के तौर पर अंदर घुसा हुआ है, और अब किडनी को आगे ले गया पीछे ले गया। तो जब भी इस तरह डिस्ट्रेस हो जाए ना, फुक्कल होकर सोचें। बाकी वो जो टेबल है ना, उसको ना बहुत ज्यादा याद किया करें, वो जो है कि इधर घुस गया उधर घुस गया, तो सारे सारी चीजें दोनों ही लगने लग पड़ती हैं। किडनी को देखें, किडनी इन्वॉल्व है अंदर, ओरिजिनेट किडनी से कर रहा है, उसको डिस्टेंड कर रहा है, बस ब्रेन ट्यूमर। अगर नहीं कर रहा, बस वो आप फिर दे दें उसको बेशक न्यूरोब्लास्टोमा। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक अपना ये पेशेंट था, इसमें क्या था, हाँ इसमें जो था हिस्टेरोसार्कोइडोग्राम मैसिव एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस विद एब्नॉर्मल कंटूर एंडोमेट्रियल कैविटी। और ये बेसिकली जो है वो ये यूट्रस का पार्ट पड़ा हुआ है, और उसके अंदर कोई इन्लार्जमेंट वगैरह एक्सेट्रा है। और ये बेसिकली एडिनोमायोसिस का पेशेंट है। वैसे तो टेक्निकली जो एडिनोमायोसिस है वो आपको पता है कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उस पर कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको इस तरह का एक इमेज दिखाया है कि सिर्फ जिसमें आपको थोड़ा सा ये डायवर्टिकुलस है जो ऊपर नीचे जा रहे हैं, इसे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा एडिनोमायोसिस की। जो आपकी आईवीपी की फिल्म है वो कैसे, ये सॉरी, ये जो हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम है इसकी जो है वो कैसी आ जाती है। और इसमें एक सेकंड, मुझे ना इसको देखने दे जरा। कि अच्छा, इसको मैं देखें दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये ना इसकी ट्यूबिंग ऊपर तक जा रही है, और फिर फिलिंग यहाँ हो रहा है। खैर इसको मैं देखता हूँ, या मुझे लगता है इसकी ये पॉलिश की जा रही है बल्ब तो। चलिए, ये मैंने नहीं देखा था केस, इसको मैं दोबारा देख के ना एक दो फिर आपको अगली दफा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इसकी इमेज ना कुछ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे। चलिए अगला चलते हैं, तब तक 20। हाँ जी, ये जो था, ये एक पेशेंट था जो कि ये मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, इसमें ये जो था ना, ये एक वही बड़ा सारा ट्यूमर था। लेकिन इस ट्यूमर की जो आपने अगर देखा होगा तो ये किडनी से बिल्कुल लदा पड़ा था, और ये सुप्रारीनल लीजन था। और जिन लोगों ने तो ये पहले एक दो देखा हुआ है केस, जिस वक्त हमने वो किए थे एमसीक्यूज वाला, तो उसमें आप लोगों को याद होगा कि ये एड्रीनल माइलोलाइपोमा हमने डिसाइड किया था कि अगर इतना बड़ा ट्यूमर होगा जो किडनी के ऊपर पड़ा हुआ है, आगे पड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एड्रीनल माइलोलाइपोमा ही होता है। अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शन ये आती है कि जी ये लियोमायोसार्कोमा या वो क्यों नहीं होता। तो नॉर्मली जो लियोमायोसार्कोमास होते हैं वो हमें आइडिया है कि वो नॉर्मली किडनी के मीडियली और पोस्टीरियरली ज़्यादा ओरिजिनेट करते हैं। और उसके बाद लेकिन वो हो सकता है, लेकिन नॉर्मली वो फिर एड्रिनल ग्लैंड से सेपरेट ही नज़र आएगा आपको। जबकि इसमें अगर आप लीजन देखें तो ये जहाँ जहाँ एड्रिनल ग्लैंड है ना, वहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ है। और एड्रिनल माइलो और इसमें फैट कंटेनिंग एरियाज भी आपको नजर आते हैं। जबकि जो लियोमायोसार्कोमा होता है उसमें सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट लदा होता है, और फैट कंपोनेंट काफ़ी बड़ा सारा लदा पड़ा होता है। इसलिए वो आपको जो दोनों है ना चीज़ों में सही नजर आते हैं। जो इसमें था, इसमें भी सारे काफ़ी सारे लोगों ने इसको न्यूरोब्लास्टोमा लिखा था। क्योंकि न्यूरोब्लास्टोमा में जो है आप लोगों को आइडिया होना चाहिए था कि फैट जो है वो उसकी जो कॉन्स्टी वो ये कंपोनेंट है उसमें एक तो नहीं होता। और दूसरा ये था कि ये काफ़ी अडल्ट पेशेंट था। अगर आप इसका एक्सरे भी देखते हैं ना, तो ये मतलब इसके सारे के सारे जो थे वो ये जितने, यानी कि अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आइडिया हो रहा था तो ये स्कैनो था बेसिकली इसका, मेरा ख्याल है। हाँ, ये स्कैनोग्राम था। अच्छा, इसमें अगर आप इसके अगर आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा है एज का, तो आप इसे सिर्फ इसकी ये देख लेते हैं ना कि ये जो बच्चा है, अगर ये जो न्यूरोब्लास्टोमा उसकी एज ग्रुप क्या है, 1 ईयर, ठीक है। और अभी तो जो उसके हेड के जो ये फीमर के हेड जो है उसके तो ऑसिफिकेशन भी सही तरह प्रॉपर स्टार्ट नहीं होती। 6 मंथ में जाके तो वो नजर आने शुरू होते हैं, उसके बाद फिर वो ऑसिफाई। और इसमें तो सारा कुछ फ्यूज है। उसके बाद ये मेच्योर हो चुका हुआ है, स्केलेटन इसका हर तरह से मेच्योर है, यहाँ इवन के जो रिब्स के आगे जो कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हुई पड़ी है। तो और आपको एज की असेसमेंट भी इस पे कर लेते, तो कभी भी जो 1 ईयर प्लस या, क्योंकि ये जो न्यूरोब्लास्टोमा वगैरह होते हैं इस टाइप के जो ब्लास्टोमा ट्यूमर्स हैं, वो नॉर्मली बहुत कम एज ग्रुप के ट्यूमर्स होते हैं। तो इसलिए जो है वो इसमें फिर न्यूरोब्लास्टोमा भी किसी तरह भी नहीं बनता था। क्योंकि आप उसमें मेक श्योर करते हैं ना कि एक तो कि न्यूरोब्लास्टोमा की क्या फीचर है इसमें,
ये तो एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है, और जिस तरह ये फैट कंटेनिंग है और बाकी सारे का सारा कुछ है, और एडल्ट पेशेंट है, तो एडल्ट पेशेंट में न्यूरोब्लास्टोमा कभी भी नहीं होता। और रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा इसलिए नहीं है लाइपोसार्कोमा कि उसमें फैट कंपोनेंट और सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट अलग ज़्यादा पड़े होते हैं। और उसके बाद और किसने क्या कहा, हाँ ये बायलैटरल मायलोलाइपोमा शाजीना ने लिखे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर फियोक्रोमोसाइटोमा इसलिए नहीं होता कि फियोक्रोमोसाइटोमा सॉलिड हाइपर इनहांसिंग ट्यूमर है, वो किडनी से भी ज़्यादा इनहांस किया होता है उसने। और फिर बस ये है सारे के सारे। हाँ तो ये क्यों डिस्प्लेस है, इसलिए कि ये सारे के सारा ट्यूमर पड़ा हुआ है ना, तो इसने उठा के इधर कर दिया। ये देखिए ये सारा ट्यूमर जो है इसने बाउल को उठा के इधर किया हुआ है, तो इसलिए जो है वो राइट साइड पे जो है बाउल डिस्प्लेस है। तो ये देखिए ये सारे के सारा इधर आया पड़ा है। और ये भी बाउल जो है ये इसकी डिसेंडिंग कॉलन है जो इधर गई हुई है। और ये सारी की सारी जो है वो क्या कहते हैं स्मॉल बाउल है जो इधर आई हुई है। राइट पे मैंने देखा नहीं है, मैं देख लेता हूँ। राइट पे भी लग रहा है वैसे, लेकिन एक मिनट ठहरें इसको देख लेते हैं, मैंने राइट पे नहीं देखा। राइट पे भी लगता तो है वैसे, इसमें देख लेते हैं। क्योंकि ये इस जगह पे ये लग रहा है वैसे, हाँ है, राइट साइड पे भी है। ये बायलैटरल है। अच्छा इधर इन्होंने लेफ्ट लिखा हुआ है लेकिन राइट नहीं लिखा हुआ शायद। चलिए खैर बार लेकिन इसमें है। तो इसमें दोनों साइडों में बायलैटरल एडिनल माइलोलाइपोमा है, लेफ्ट साइड पे बहुत बड़ा है, राइट साइड पे कम है। ठीक है जी, गुड, ये अच्छा पिक किया आपने। अच्छा उसके बाद जो है वो हाँ ये वो था पेशेंट जिसको वो पेपिलरी नेक्रोसिस जो है, उसमें क्या होता है कि जो आपके ये देखें कितने टिपिकल से पिक्चर है कि ये सारे के सारे जो इस तरह होने चाहिए, यानी कि जो कैलसेस वो ब्लंट हो जाते हैं, जो उसका दरमियान वाला पार्ट है जिसके राउंड हो जाता है वो टूट जाता है। तो वो फिर कपिंग करके गोल सा इस तरह करके आपको गोल से सारे कैलसेस नजर आ रहे होते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ये सारे के सारे जो है ना आगे से देखें किस तरह राउंड हुए पड़े हैं, जबकि इनको ऐसे होना चाहिए, जबकि ये आप इस तरीके से गोल हुए हैं पूरे के पूरे। तो ये गोल अगर आपको कैलसेस मिले इसमें गोल गोल से जिस तरह के ये मिल रहे हैं सारे के सारे, तो ये फिर इसका मतलब ये, क्योंकि पेपिला वो जगह है जिसने जो जिसके अराउंड वो, यानी अगर आप कैलिक्स देखें ना तो इस तरह होना चाहिए ना आपको कप शेप। तो उसके अंदर जो चीज यूं आगे इंसर्ट कर रही होती है जिसमें से यूरिन निकल के उन कैलिसेस में जा रहा होता है, फिर कैलिस से निकल के आगे जा रहा होता है। तो ये जो चीज होती है ना जो जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट करके उसमें आता है कैलिक्स के अंदर, तो वो एरिया पेपिला होता है। तो वो लेकिन चूंकि स्ट्रेस्ड होता है, तो अगर जब आप उसके अंदर एनाल्जेसिया ज्यादा दे देते हैं तो वो वाला एरिया स्ट्रेस में आता है तो टूट जाता है, खत्म हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि जो कैलिस जिसने उसको यूं कप शेप बनाया होता है, वो कप की बजाय जो है वो कप पूरे का पूरा भरा हुआ गोल सा लगने लग पड़ता है। तो इसलिए फिर वो इस तरीके से आपको उसकी अपीयरेंस नजर आती है। तो ये पेपिलर नेक्रोसिस का टिपिकल केस था। उसके बाद फिर ये एक ऑन्कोसाइटोमा का पेशेंट है जो कि वो एक टिपिकल सिस्टिक सा लीजन नजर आ रहा है। और अब उसमें इनहांसिंग रिम में ल्यूसेंट लार्ज। अच्छा उसके बाद ये T1 पे ज़्यादा क्लियर हुआ है कि ये जो है ट्यूमर टाइप पेशेंट है, ट्यूमर का वो है ऑन्कोसाइटोमा। तो ये बस सिर्फ ट्यूमर के लिए दिखाया गया था आपको। और इसमें आप लोगों ने नेफ्रोमा नहीं है, नेफ्रोमा मल्टीसेप्टेटेड होता है। तो ये ऑन्कोसाइटोमा का पेशेंट था, इसमें मेरे ख्याल से आप लोग इतना बहुत सही नहीं कर सकेंगे परफॉर्म। लेकिन यहाँ पे आपको देखें इसको, अगर आप पूरे के पूरे को, तो ये आपको पूरा का पूरा सेंट्रली नेक्रोटिक या सेंट्रली सिस्टिक पार्ट का ट्यूमर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से ये सॉलिड कंपोनेंट है इसकी पेरिफ्री में और सेंट्रल सिस्टिक कंपोनेंट है। और यहाँ पे भी आपको ये सारे का सारा पेरिफ्री ट्यूमर नजर आ रहा है। ये ऑन्कोसाइटोमा की पिक्चर है, तो इसलिए आपको ये दिखाया गया है कि आप इसमें ऑन्कोसाइटोमा का जो लीजन है उसको कैसे आपने देखना होता है। अच्छा जिसका क्वेश्चन नंबर 23 था, ये बिल्कुल सही था। इसमें आप यहाँ पे किडनी की जगह पूरी की पूरी एयर ने इसको रिप्लेस किया हुआ था। ये आपके जो इसकी राइट किडनी थी वो ठीक थी, और जो लेफ्ट किडनी थी वो सारी की सारी एयर फिल्ड थी। तो इसका मतलब ये था कि ये एम्फाइसीमेटस पायलोनेफ्राइटिस का पेशेंट था। और अब इसमें देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, इस तरह के पेशेंट्स की फिर कोई माफी नहीं होती। तो इसमें आप लोगों ने तकरीबन, हाँ वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही पिक किया इसके अंदर। डॉक्टर दिलीप मां, डॉक्टर मुदस्सर ने बिल्कुल ठीक किया, डॉक्टर निदा कोमल ने ठीक किया, अब्दुल्ला अदनान, आसमा खान, नासरा इकबाल, फिर हैं जैगम, वो भी ठीक है, ये ऑलमोस्ट सारे ठीक है माशाल्लाह। इशतुर राजी, अबिनिश, फिर शुएब, नहीं शुएब ने लिखे नहीं, डॉक्टर आमना, जारा, फिर फाकिया, और वेरी गुड,
वेरी गुड। सारे ये वाहिद केस है जिसमें आप लोग 100% ठीक हैं और इसमें आप लोग सारी पास हैं जिन जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो वेरी गुड, चलें, ये तो माशाल्लाह का मतलब है कि एम्फोसिमेटस पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो आप लोग बिल्कुल सही पिक कर लेते हैं। ये जो था पेशेंट था, अब इसमें देखें, ये पेशेंट था ना, इसमें वो एक लीजन पड़ा हुआ था बहुत बड़ा सारा। और अगर आप इसमें जो इसकी किडनी देखें ना, लेफ्ट साइड की, तो किडनी लेफ्ट साइड की बिल्कुल ठीक पड़ी हुई थी यहाँ पे, और जबकि एक बहुत बड़ा लीजन था। और ये एक यंग पेशेंट था, मतलब 9 मंथ्स का। खैर आपको हिस्ट्री का नहीं आइडिया था, लेकिन बस मैं बताता हूँ आपको। ये 9 मंथ्स का पेशेंट था। तो ये जो होते हैं ये आपके वो न्यूरोब्लास्टोमा के, और ये जो कि सुप्रा रीनल और एंटीरियर टू द रीनल और थोड़ा सा उसके करीब था। तो ये एड्रीनल क्या कहते हैं इसको, न्यूरोब्लास्टोमा, क्योंकि न्यूरोब्लास्टोमा बाकी भी जगहों से स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये एड्रीनल से स्टार्ट हुआ हुआ था। तो इसमें लेकिन माइलो लाइपोमा की नहीं कोई कुछ दिक्कत थी, ये सारा हेमरेजिक एरिया था, T1 पे ब्राइट आ रहा था, इसलिए जो है ना न्यूरोब्लास्टोमा। तो इसमें लेफ्ट एड्रिनल हेमरेज नहीं था, हेमरेज भी जो है ना वो इस तरह का नहीं आता। और ये तो मतलब कायदा कॉम्प्लेक्स सा मैस था पूरे का पूरा यहाँ पड़ा हुआ है। और यहाँ पे भी देखें तो ये एमआरआई का पिक्चर थी आप लोगों के लिए, कि कई वो एमआरआई लगा देते हैं उसके लिए, आपके चेक करने के लिए। तो ये एमआरआई पे जो न्यूरोब्लास्टोमा है, क्योंकि वो टिपिकल आपको कई बार इमेजेस नहीं देते अब ना, कि जिस तरह के वो सीटी पे आपको दिखा दें, तो सीटी पे तो आप 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे इसको पिक करने में। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, वो एमआरआई के इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लगा देते हैं जिसके अंदर हेमरेजेस, कैल्सिफिकेशन, एनहांसमेंट का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। तो फिर आप लोग उसको, जो आपका मेन जो एक बज किस्म का इमेज होता है ना आपके दिमाग में, वो फिर नहीं आता सामने। तो फिर आप लोग उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। तो अब इसमें बेसिकली देखते हैं, न्यूरोब्लास्टोमा काफी ने सेलेक्ट किया है, ठीक है माशाल्लाह। एडिनोमास, फियोक्रोमोसाइटोमा इज लाइट बल्ब साइन, वो लाइट बल्ब देता है T2 के ऊपर। तो उसमें ये होना था कि अगर वो ये होता है ना, तो इसमें ये पूरे का पूरा एक, जिस तरह जो फियोक्रोमोसाइटोमा का याद रखें कि T2 पे उसने ना लाइट बल्ब साइन दे देना है। तो इसमें जो है वो मेरे ख्याल से ये T2 था, क्योंकि इसमें फ्लूइड सारा वाइट आ रहा है। तो इसमें जो था वो ये यहाँ पे भी वो हाइपरडेंस था, तो ये हेमरेजिक सिग्नल्स को ज़्यादा फोकस कर रहा था। और जो है वो लेकिन ये है कि ये आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि न्यूरोब्लास्टोमा का आपने एमआरआई भी देखना है। और ये अब आप याद कर लें ये वाले इमेजेस के, इस तरह के अगर कॉम्प्लेक्स सा मैथ पड़ा हुआ है और इस तरह पड़ा हुआ है, तो आपने इसमें जो, और ये 9 मंथ्स का था। वैसे तो हो सकता है आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा आइडिया दे दें कि ये 9 मंथ्स का है। तो फिर अगर 9 मंथ्स का होगा, तो फिर ये जो कॉर्टिकल ट्यूमर्स है ना इसके अंदर, एड्रिनो कॉर्टिकल कार्सिनोमा वगैरह, वो इस एज में नहीं होते हैं। इस एज में जो है ना 1 ईयर से कम पे ना न्यूरोब्लास्टोमा या समथिंग ब्लास्टोमा वाले जो पेशेंट्स हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं। वो हर किस्म का ब्लास्टोमा, ठीक है, तो वो उसमें जो है ना वो चाहे मेडुलोब्लास्टोमा भी है, चाहे रेटिनोब्लास्टोमा भी है, क्योंकि वो होते वही वाले हैं जो बच्चों की यानी कि पैदाइश के वक्त एक्टिव होते हैं सेल्स ना। तो इसलिए वो आपने याद रखना है। और इसके अंदर ये है कि ये 9 मंथ है, और ये अगर इस तरह का हेमरेजिक कॉम्प्लेक्स सिग्नल का एरिया मिल रहा है आपको जो किडनी से सेपरेट है, तो इट्स गोइंग टू बी मोर लाइक एन न्यूरोब्लास्टोमा। अच्छा जी, लास्ट पेशेंट ये था आपका। हाँ, ये मज़ेदार पेशेंट है ये, और आपको बता देता हूँ, ये लगता है केस, ठीक है ना। और ये आप लोगों को आना भी चाहिए। इसमें यहाँ पे एक कैल्सिफाइड मैस पड़ा हुआ है, ये लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और ये किस तरह का मैस है, जिस तरह की किडनी होती है। तो ये बेसिकली रिजेक्टेड ट्रांसप्लांट किडनी का पेशेंट है। तो अगर आपको यहाँ पे एक कैल्सिफाइड इस तरह का रिंग कैल्सिफाइड मैस नजर आ रहा है, क्योंकि जब किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है तो वो आइलिक फोसा में ही रखी जाती है ना, तो वो उधर से ही फिर इसको आइलिक के साथ प्लेन वो किया जाता है, आइलिक वेसल्स के साथ इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो जो मेन किडनीज होती है वो नॉर्मली कई दफा आपको, जाहिर बात है वो तो आप रिप्लेस नहीं ना करते हैं, निकालते तो नहीं है, तो कई दफा तो आपको उसकी भी कैल्सिफिकेशन यहाँ पे नजर आ रही होती है, लेकिन इसमें वो केस नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतनी कोई डेंस कैल्सिफिकेशन नहीं है। तो ये पूरी का पूरा कैल्सिफाइड रिम कैल्सिफाइड सॉर्ट ऑफ लीजन है, जो कि लेफ्ट आइलिक फोसा के अंदर पड़ा है। और ये जो रिजेक्टेड रीनल ट्रांसप्लांट की किडनी होती है, कैल्सिफाइड के बाद ये जो है वो उसकी आपको पिक्चर दिखाइए, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि किसी ने इसको पिक किया है कि नहीं। टॉपिक टॉपिक लिखी हुई, टॉपिक में कैल्सिफाइड ही होगी किडनी, नहीं, किसी ने भी नहीं लिखा। तो अब ये देखें, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो जो है ना इसमें आपके जो है वो रीनल डॉपलर जो है ना वो आपको ये तसल्ली से पढ़ाएंगे ये इसके टॉक्स के बाद।
अभी फिलहाल जो है ना इसको आपको खुद ही देखना पड़ना है, क्योंकि अभी इतना हमारे पास टाइम शायद मैनेज ना हो। मैं कोशिश करूंगा किस दिन आपको थोड़ा सा रीनल डॉपलर का आइडिया दे दूं, वो जो सिंपल रीनल डॉपलर है। लेकिन सारी बात है कि ये सारी की सारी जो टॉपिक्स हैं ये मतलब काफ़ी लंबे टॉपिक्स हैं, तो इसमें कोशिश करेंगे जितना हम इसको कवर कर सकें कर देंगे। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल तो आप इस इमेज को देखें और इस इमेज को जो है ना याद कर लें कि अगर आपको इस तरह पेल्विक कैविटी के अंदर कैल्सिफाइड शेप लीजन यानी कि रिम कैल्सिफाइड है, तो ये रिजेक्टेड जो है वो किडनी का मोस्ट लाइकली आपका पेशेंट हो सकता है। तो अच्छा जी, ये हो गया हमारा जीयू का टॉक्स। और अभी आपका सीएनएस का टॉक्स इस वक्त एक्टिव है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और उसको आप लोगों ने कल कोशिश करें 9 बजे तक कंप्लीट करें। और मीन वाइल ये जो सारे के सारे केसेस हैं इसमें अगर मैं रिजल्ट निकालूँ तो आप लोगों से कोई बात नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बहुत सारे केसेस बहुत सारे ने गलत कर दिए। तो इसलिए जो है ना इसको भी आप लोग काइंडली एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। क्योंकि ये टिपिकल केसेस हैं एग्जाम के, इसमें कोई नॉन टिपिकल ए टिपिकल केस मैंने नहीं दिखाया कि जो बहुत ज़्यादा कोई आपके लिए मतलब परेशान कौन हो। फाइंडिंग सिंपल है, लेकिन चूंकि अब आई वी यूज़ कॉमनली हम यूज़ नहीं करते ना, तो हमें आई वी यू, रेट्रोग्राम पाइलोग्राम, एंटीग्रेड पाइलोग्राम और इनके डिफरेंसेस का आइडिया नहीं होता। और उस वक्त वहाँ पे जब स्टडी लगती है तो सारी की सारी जो स्टडीज़ हैं वो हमें एमसीयूजी टाइप की नज़र आ रही होती हैं। तो इसलिए आपने उसको मेक श्योर करना है कि आपको जो कंट्रास्ट स्टडीज़ हैं इनको दोबारा देखें। तो हर तरह की कंट्रास्ट स्टडी है, इसमें रेट्रोग्रेड भी है, इसमें सिस्टोग्राम भी है, इसमें एमसीयूजी भी है, इसमें जो है वो आपका जो आईवीपीज हैं उनकी भी बहुत सारी फिल्म्स हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि स्टॉक्स को आप कल कोशिश करेंगे रात तक रिवाइज कर लें। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो मुझे लगता है वो ये है कि सीएनएस के बाद में आपको फिर 25 जो केसेस हैं नेक्स्ट, जो आपका अगला टॉक्स आएगा वो जीयू का ही होगा, ठीक है। अब आपको हम इसके बाद फिर एक बार जीयू का टेस्ट लेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अभी जीयू में आप लोगों को थोड़ी सी मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए फिर हम उसके बाद जो है फिर आगे फिर दोबारा देखेंगे कौन सा वाला आगे सिस्टम चलना है। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों ने कल के लिए तो रात को सीएनएस है, फिर उसके बाद वेंसडे हमारा ऑफ होगा और फिर हम थर्सडे को दोबारा जो है थर्सडे और फ्राइडे जो क्लासेस होंगी उसमें हम फिर पहले जो थर्सडे वाले दिन की रात, और जी जो आपका है ना जीयू वाला टॉक्स, ये भी कल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ये परसों तक एक्टिव रहेगा। तो इसलिए आपने ये भी देखना है टॉक्स काइंडली जो आप लोगों ने अभी अटेम्प्ट किया हुआ, ये जो हमें डिस्कस किया 9, और जो टॉक्स नंबर 11 होगा जो कि फिर जीयू का होगा, उसको भी आपने अच्छी तरह सीरियसली अटेम्प्ट करना है। क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो काफ़ी मतलब शदीद होता जा रहा है। और उसमें जो टॉक्स है उसमें केसेस भी टिपिकल होते जा रहे हैं और मुश्किल होते जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग इसमें कोशिश करें कि इसको ना मतलब इस वक्त पूरी सीरियस अटेम्प्ट के साथ करें, ताकि कोई इसमें कसर नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी ना किसी भी किस्म के। और यही केसेस हैं, इसमें से बाहर कुछ नहीं आना। लेकिन आप इनको अच्छी तरह देख लें कि ये दोबारा गलत ना हो आपके केसेस में, ठीक है। यहाँ तक हम अब इसको आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। और इस दौरान अगर आपको नहीं जीयू अब नहीं, वो आपका सीएनएस केस आ चुका हुआ है, तो आपका टेस्ट वो तो आप लोगों ने करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद हम जीयू फिर इसके बाद लगाएंगे। अभी कल आप सीएनएस कर लें, कुछ नहीं होता। और इसमें जो मैनिपुलेशंस है ना वो करनी पड़ती हैं आपको। आपके लिए वो आइडियल नहीं होगा कि हम पहले जीयू जीयू चलते जाएं फिर सीएनएस सीएनएस चलते जाएं। आपके उसमें टॉक्स में हर तरह के केस आने, तो इसलिए आप बेहतर ये है कि आप अपने जहनी तौर पर तैयार रहें कि इधर भी आप जल्दी जल्दी शिफ्टिंग कर सकेंगे सीएनएस फिर जीयू। क्योंकि अभी तो मैं बड़े आराम से चल रहा हूँ, लेकिन आगे फिर हमें मल्टीपल केसेस इन्वॉल्व करने पड़ने हैं कि ये भी केस हो वो भी केस हो, तो फिर हम उसको भी फोकस करेंगे। तो लेकिन ये इंशाल्लाह जो है ना, लेकिन अब आप लोगों ने कल तक सीएनएस कंप्लीट करना है और फिर कल हम आपको जीयू का टेस्ट दे देंगे। फिर उसके बाद आपने जीयू करना है, फिर हम थर्सडे को जीयू दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह हम जो है आपसे कल और मिलते हैं कल रात को 9:30 बजे इंशाल्लाह, जैसे रूटीन में आते हैं, ठीक है।